दोस्तों मैंने आपके लिए करंट अफेयर बना दी है, बट मैं आपसे नाराज हूँ। मैंने उसकी टेस्ट भी बनाए हैं, आपको नहीं पता वो टेस्ट कैसे मिल रहे हैं, और ये गलत बात है यार। करंट अफेयर के टेस्ट लेने के लिए आपको सबसे पहले सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर आपको कुछ परचेज नहीं करना, वहां पर सिंपल आपको 3 लाइंस या कहते हैं बर्गर वाले आइकन पे क्लिक करना है। वहां पर फ्री का ऑप्शन होगा, वहां के फ्री की टेस्ट पीडीएफ, इस पूरी वीडियो की पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है। सो मेक श्योर कि आप उसको डाउनलोड करो, और मेक श्योर करो कि ये नंबर भी जो आपकी स्क्रीन पे उसे सेव करो। ये मेरे नंबर है, कभी कोई दिक्कत है, कोई बात है, या तुम्हें मेरे कोई कोर्स में एनरोल होना है, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। और जब मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मेक श्योर अपने नोट्स खुद बनाओ, छोटे बनाओ, प्रिसाइज बनाओ, पर बनने चाहिए, ठीक है। चलिए अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। कहानी में हमारी जो पहली जो करंट अफेयर है वो है ये 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया। क्या होता है इसमें, जरा ध्यान से समझिए। जरा देखो इसमें क्या हुआ कि इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है, और इंडिया ही इस बार होस्ट कर रहा था मार्च 3 से लेके मार्च 4 से 2025 में। इसमें क्या हुआ, अच्छा पहले क्या हुआ, पहले जयपुर में हुई है। होता क्या है इसमें, अगर आप इसकी फुल फॉर्म देखोगे, यहां पर लिखिए 3R कहां गई भाई। हाँ देखो 3R प्रिंसिपल क्या है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। ये एक पॉलिसी इन्होंने बना रखी है, और एक पॉलिसी की चीज की है एसडीजी। एसडीजी समझते हो, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो भैया जो भी हम चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकें, उसके लिए यहाँ पर ये सारे देश मिलके आपस में काम करते हैं, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्टिव तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि पॉलिसीज ऐसी बनाओ जो कि एसडीजी से मैच करती हो, और इसमें 3R प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। नाउ ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नाउ अगर यहां तक की बात समझ में आ गई है तो कुछ बातें और समझो। देखो ये लॉन्च करा गया था यूएनसीआरडी के मतलब यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट इन 2009। इसकी हर साल मीटिंग होती है। इंडिया ये दूसरी बार होस्ट कर रहा है, पहले 2018 में हमने होस्ट किया था, ठीक है। ये उसका 8th फोरम था जो हमने होस्ट किया था। उसके बाद 2023 में कंबोडिया ने किया था, अब 2025 में हम करने जा रहे हैं। क्लियर है, ध्यान रखना। इसको जो होस्ट कर रहा है वो कर रहा है स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर, और इसमें जापान भी इसमें साथ दे रहा है, लीड कर रहा है हमारे साथ, और उसका जापान की मिनिस्ट्री लगी हुई है एनवायरमेंट की, और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आ रखा। क्लियर है, बहुत बड़ी खतरनाक न्यूज नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए 3R प्रिंसिपल होता क्या है, ठीक है। चलो अगर क्वेश्चन देखो क्वेश्चन ये है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 12th रीजनल 3R सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम इन एशिया। एशिया में होने वाले 12th रीजनल 3R सर्कुलर फोरम के लिए कौन कौन सी बातें इनमें से सही है। पहला कहता है ये फोरम एक्सलेट करता है प्रोग्रेस ऑन एसडीजी एंड सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है। एसडीजी तो सही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सर्कुलर इकोनॉमी की मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी। इट इज बीइंग लेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जल शक्ति इसने यहां पर आ रखे हैं, यहां पर देखो जरा। नहीं भैया, यहां पर जो है स्वच्छ भारत मिशन वाली जो हमारी है वो कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर कर रहे हैं, जल शक्ति वाला तो नहीं कर रहा। तो भैया 2 तो नहीं है, 2 नहीं है बिल्कुल, तो जो 2 नहीं है इसे हटा दो, ठीक है। वन ऑफ हिज पर्पस इज टू हेल्प टू इंटीग्रेट 3R प्रिंसिपल इनटू नेशनल पॉलिसी। 3R तो भैया ये तो 110% सही है। तो क्या हमारे पास 3 खाली ऑप्शन है? ऐसा हमारे पास 3 खाली ऑप्शन नहीं है, पर ये बात तो तय है कि 2 नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या बचा 1 and 3। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, जब मैं समझाता हूं कि एक दूसरे पे एक इकोनॉमी डिपेंडेंट हो जाए, उसको हम सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। तो 3R में हर देश की मदद ली जा रही है एक बेहतर इकोनॉमी बनाने के लिए, इसलिए यहां पर इसे सर्कुलर इकोनॉमी कहा जाता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, देख लेना। अब आते हैं स्टैगफ्लेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। सीडीएस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो तो गांठ बांध दे, ये टर्म गारंटी है कि आ सकती है, ठीक है। न्यूज में बनाए तो आएगी, पक्की बात है, आएगी। देखिए स्टैगफ्लेशन, आपने इन्फ्लेशन सुना है? अगर आपको इन्फ्लेशन मोटा मोटा नहीं पता तो बताता हूं, ये है महंगाई। इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई। महंगाई से एक नया वर्ड बना है जिसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मतलब महंगाई तो बहुत ज्यादा है, पर जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट हो गई है, बढ़ नहीं रही है, ठीक है ना, वो वहीं रह गई है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है मतलब जॉब्स ना मिलना है, वो हाई हो गया है। तो ये बात ध्यान रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है। तो मैंने बड़े सिंपल भाषा में समझाया है। पहला मतलब क्या है कि महंगाई बढ़ चुकी है, ग्रोथ हो नहीं रही है, जितनी है वैसी ही है, और जो जॉब्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। 3 चीजों को गवर्न करता है स्टैगफ्लेशन। आई होप बात समझ में आ गई हो।
न्यूज में कैसे आया? हुआ क्या था कि आपने सुना होगा जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प साहब, उनको अभी टैरिफ लगाने का बहुत शौक पड़ा है। जगह जगह टैरिफ लगा रहे हैं, टैरिफ 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 टैरिफ। वो टैरिफ क्यों लगा रहे हैं? वो टैरिफ इसलिए लगा रहे हैं कि मामला अगर मान लो चाइनीज ज्यादा अपना सामान बेच पा रहा है तो अमीर कौन हो रहा है? चाइनीज। अगर इंडिया अपना सामान ज्यादा बेच पा रहा है यूएस में तो अमीर कौन हो रहा है? इंडिया। तो अगर मान लो ये अपना सामान इंडिया और चाइना यूएस में बेच ही ना पाए, ठीक है, तो जो यूएस के लोकल हैं उनको मौका मिलेगा अपना सामान यूएस में अच्छे से बेचने का, ठीक है ना। ये पहले पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने अपने ऊपर लागू करी थी। ऐसा हो गया था, मैं आपको शायद कहानी नहीं पता तो बता देता हूं। ऐसा था कि हमारे देश से ना कॉटन और जो स्पाइसेस हैं वो बहुत अच्छे जाते थे यूके में, ठीक है। तो वो जो कॉटन और स्पाइसेस थे वो यूके की लोकल मार्केट से कोई खरीदता ही नहीं था। अगर वो इंडिया से नहीं आया तो लोग खरीदते ही नहीं थे। तो लोग इंडिया का माल ना खरीदें तो उसके लिए क्या करा कि इंडिया के जो स्पाइसेस हैं या कॉटन है वो बहुत महंगी कर दी, बहुत महंगी। और बहुत महंगे के कारण जो यूके के लोकल लोग थे उन्होंने सिर्फ यूके का लोकल सामान खरीदा। जो इंडिया से कॉटन और स्पाइस आते थे वो खरीदने बंद कर दिए। तो इंडिया को तो लॉस हो गया, ठीक है ना, और जो यूके का लोकल मार्केट तो बढ़ गया। सेम वे इन्होंने भी, डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही हरकत की है। उनको डर था कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए जैसे 1970s में ऑयल क्राइसिस आ गई थी, वैसे ही कुछ ना हो जाए, तो इन्होंने टैरिफ लगाने शुरू कर दिए, ठीक है, कि भैया किसी तरह से ग्रोथ ठीक हो जाए, ठीक है। अब देखो वैसे तो मैंने आपको ये जो स्टैगफ्लेशन उसकी डेफिनेशन बता दी है, बट कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है जो आपसे पूछी जा सकती है कि स्टैगफ्लेशन में कौन कौन सी चीजें डिस्टर्ब होती हैं। जैसे जो लोकल चीजें, जो आपकी रोजमर्रा की चीजें, जैसे फूड आइटम है ना, अनियन, टमाटर, ये सब, ऑयल, इन सब के जो प्राइसेस होते हैं वो स्काई रॉकेट हो जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा, मॉनेटरी पॉलिसी फेलियर, जो एक्सेस मनी सप्लाई होता है विदाउट मैचिंग द ग्रोथ ऑफ वर्सेस द इन्फ्लेशन। देखो ऐसा होता है, जो आपने मनी सप्लाई मार्केट में डाल दिया होता है, ठीक है ना, वो मैच नहीं कर पा रहा होता इन्फ्लेशन का। मतलब फॉर एग्जांपल जब भी इन्फ्लेशन होता है, तो देखना लोन के रेट कम हो जाते हैं, लोन के इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, सस्ते लोन मिलते हैं, ठीक है। अब आपने कर तो दिया पर महंगाई जो है वो फिर भी सिर पे है। लोगों को लोन देना आसान कर दिया पर लोग लोन के महंगाई के चक्कर में लोन अभी ले ही नहीं रहे हैं, क्लियर है। फिर आता है स्ट्रक्चरल रिजिडिटी। स्ट्रक्चरल रिजिडिटी क्या होता है? लेबर मार्केट इनएफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी स्लो डाउन एंड सप्लाई चेन इशू। देखो जॉब, सिंपल बात यह है कि वो जो जॉब्स होती हैं वो इरेगुलर हो जाती हैं। लोग ज्यादातर आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखना पसंद करते हैं, फुल टाइम देना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि वहां पर मार्केट में जो इन्फ्लेशन है वो इतना हाई है कि कोई पे ही नहीं करने को तैयार है। लास्ट है जो पॉलिटिकल टेंशन, जो अभी ये टैरिफ वाली कर रखी है उसी को ही हम कह देते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर आपके एग्जाम में जो 99% आएगा, 99% वो यही आएगा, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ठीक है। ये हमेशा पूछा जाता है, हर साल की कहानी है, ठीक है। चलिए ओके, अब यहां से हम ये वाला दिखाता हूं, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। देखो ये वाली चीज मुझे समझानी है, ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को समझाना है मुझे, ये पहले ये समझो जरा। देखो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में से इनमें से कौन सी बात सही है? पहली, स्टैगफ्लेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई इन्फ्लेशन, बिल्कुल, स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल, एंड हाई एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल। तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है, जो मैंने आपको बताया था वही बात कह रहा है। महंगाई बहुत ज्यादा है, ग्रोथ हो नहीं रही है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। ये सपोर्ट करता है कन्वेंशनल इकोनॉमिक थ्योरी दैट इन्फ्लेशन राइज ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ, ठीक है। ये सपोर्ट करता है कि कन्वेंशनल इकोनॉमिक थ्योरी, ठीक है, कि इन्फ्लेशन अगर राइज होगा, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ, जब भी हाई ग्रोथ होगी तभी होगा। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि ग्रोथ हाई है इसलिए इन्फ्लेशन है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया। इनफैक्ट जब इन्फ्लेशन हाई है तो ग्रोथ हो नहीं रही है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो पूरी तरह से गलत होगी। लास्ट, वन हिस्टोरिकल एग्जांपल ऑफ स्टैगफ्लेशन इज अकर्ड ड्यूरिंग द 1970 ऑयल क्राइसिस, बिल्कुल सही।
तो 1 and 3 इज द राइट आंसर, 1 and 3 इज द राइट आंसर, ये ए इज द राइट आंसर। नाउ अच्छा, यहां पर ये वाली कंसेप्ट डिलीवर नहीं हुआ है, जरा मैं आपको समझाया था। देखो आप ध्यान रखो, इसे कहते हैं रिसेशनरी, ठीक है। आपने रिसेशन सुना है? नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूं। देखो रिसेशन क्या होता है, यहां पर लिखा हुआ है रिसेशन एक ऐसी चीज होती है जो लंबे समय तक अगर महंगाई चलती रहती है तो उसे क्या कहते हैं, रिसेशन। बात समझ में आ रही है? तो इसी एक वर्ड को कहते हैं रिसेशनरी। तो कंफ्यूज मत हो ना रिसेशन और रिसेशनरी। रिसेशनरी का मतलब है जीडीपी भी गई, अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, चीजों की जो डिमांड है, ठीक है ना, वो एकदम घट चुकी है, ठीक है। महंगाई महंगाई कह रहा हूं मैं, यहां पर जो आपकी परचेसिंग पावर है वो एकदम लो हो चुकी है, ठीक है ना। दोबारा बोलता हूं मैं, यहां पर जीडीपी एकदम गिर चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, सामान आप खरीद नहीं पा रहे हो, पैसे आपके पास है नहीं, ठीक है, चीजों के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं, ये है रिसेशनरी, ठीक है ना, वर्ड याद रखना। चलिए अच्छा, कुछ छोटी छोटी ना गलतियां हो गई मेरे से, जैसे कट स्पेस जॉब स्पेस ड्यू स्पेस टू, ये मैंने अपनी टीम को बोल दिया है सही करने को, बट माफ कर दें, जैसे वेजेस स्पेस एंड स्पेस सेविंग, हो गया है गलती। एआई से करते वक्त काम ना, ये थोड़ी छोटी गलतियां एआई कर देता है कभी कभार। चलिए यहां तक की बात हो गई। अब जरा अगला देखिएगा, अगला आता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या चीज है भाई, देख लो जरा। यहां पर क्या हुआ था, जो वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया था वेस्ट टू एनर्जी, ठीक है ना, कि हम वेस्ट से एनर्जी बनाएंगे। अब वो वेस्ट से एनर्जी कैसे बना रहे हैं, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हम कोयला जलाते हैं तो कोयला से हमें बिजली मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, क्लियर है। तो सेम वो कह रहे हैं कि जो कूड़ा कचरा है उसको हम जलाएंगे और उससे एनर्जी बनाएंगे। अब उसके लिए एक मशीनरी होती है जिसका नाम होता है इंसिनरेटरी प्लांट, ठीक है ना। ये इंसिनरेटरी प्लांट की गंदी बात क्या है कि जो धुआं पैदा करेगी, ठीक है ना, स्मोक पैदा करेगी, वो बहुत खतरनाक है। तो एक ग्रुप है जिसका नाम है अलायंस फॉर इंसिनरेटरी फ्री गुजरात, ये जो मशीनरी है, देखो ग्रुप का नाम क्या है, उसी मशीन के ऊपर है। ये जो मशीन है इसको हमें गुजरात से फ्री करना है, ठीक है। तो इस पर्पस की, इस रीजन की वजह से जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन था वो न्यूज में आया। उसने क्या कहा कि भैया हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे गुजरात में क्योंकि लोकल्स का विरोध आ रहा है, ठीक है। अब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1956 में वॉशिंगटन में बना था और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड बैंक है। टोटल इसके 186 कंट्रीज हैं। ये पूरी की पूरी इसमें कहानी हुई, ठीक है। ये आपको जानने की इतनी जरूरत नहीं है फाइनेंस क्या करना है, बस इसका मोटा मोटा काम ये होता है कि जिस देश को ग्रोथ की जरूरत है उसमें एक प्लान लेकर आते हैं और उस प्लान के अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट को बताते हैं आप ये काम करिए और इससे आपका ना एक फायदा होगा, फाइनेंशियली फायदा होगा या आपका लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये, ठीक है। ये इसका मोटा मोटा काम होता है। नाउ अब इसमें कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। इंडिया आईएफसी से बहुत ज्यादा पैसे लेता है, ठीक है ना, उसको बहुत ज्यादा पैसा मिलता है क्योंकि वी आर डेवलपिंग नेशन। इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी, और इंडिया जो लेता है पैसे वो रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पे लेता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे लगता है, बैंकिंग लेता है, माइक्रो फाइनेंस के नाम पे लेता है, एमएसएमई और स्टार्टअप को सपोर्ट करने के नाम पे लेता है, फोकस ऑन ग्रीन फाइनेंसिंग, ठीक है, एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है ना। इस पूरे उसका पूरा ये स्ट्रक्चर है। नाउ क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आईएफसी जो है पार्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो फोकस करता है प्रमोटिंग द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, ठीक है, चलो मान ली बात। डेवलपिंग इन द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, इन द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, बिल्कुल सही बात है। आईएफसी मदद करता है कि जो छोटी छोटी कंपनियां वो ग्रो हो जाएं ऐसे देशों में जो भी डेवलप करे, बिल्कुल सही बात है। इसका जो हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड है, नहीं वॉशिंगटन है, यूएस में है, तो सेकंड वाली गलत हो गई। आईएफसी प्रोवाइड लोन इक्विटी टू प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट इन इमर्जिंग द मार्केट, बिल्कुल सही बात, वो पैसा देता है ऐसे मार्केट को जो ग्रो हो सकता है। तो राइट आंसर इज ए 1 and 3। आगे देखिए जरा, दिनेश खारा कमेटी, देखो ये कमेटी कोई नई नहीं है, 1938 में बन चुकी थी। इस कमेटी का काम क्या है, अभी ना इसके एक न्यूज में आया कि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हम बनाते हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसी 1938 में बने एक्ट के उससे बनी हुई है, मतलब जो भी इंश्योरेंस हम यूज कर रहे हैं उसमें कुछ नया नहीं हुआ है। करीबन 1938 से लेके अब तक उसमें कुछ ऐसे बदलाव नहीं करेंगे, तो वो बदलाव ना होने के कारण
दिक्कतें हमारे लिए बढ़ रही हैं। जैसे सबसे पहले इंश्योरेंस पॉलिसी के जो दाम है वो गरीब आदमी ले ही नहीं सकता, पुअर आदमी ले ही नहीं सकता। मान लो कोई दिहाड़ी मजदूर है जो महीने के से 5,000 रुपए कमाता है, तो वो इंश्योरेंस कैसे ले? क्योंकि नॉर्मल इंश्योरेंस ही 5,000 रुपए या 800 रुपए से होता है, और इतना इंश्योरेंस कहां से दे? मतलब अगर 5,000 की कमाई ही कर रहा है तो कहां से देगा? वो 800 रुपए भी फिर दे रहा है तो भी बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है ना? तो ये नहीं है। तो यहाँ पर जो एसबीआई के चेयरमैन थे दिनेश खारा, जो पहले चेयरमैन रह चुके हैं, उनको इस कमेटी का हेड बनाया गया। उनसे कहा गया है कि आप नई पॉलिसी लेकर आओ, इसे हम बनाए रहे हैं, और इसमें हम जो इन्वेस्टमेंट है बाहर की कंपनियों का 74% से लेके 100% कर देंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनियां आए, उनमें लड़ाई हो, मार्केट में कंपटीशन बढ़े, और मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा तो इंश्योरेंस पॉलिसी के जो दाम है वो बहुत सस्ते होंगे, और आप कई चीजों के इंश्योरेंस पैदा कर पाओगे, बहुत इनोवेशन होंगे। जैसे इंश्योरेंस में, जैसे आपने सुना होगा मोबाइल का इंश्योरेंस है, पर ये कुछ सालों से पहले, उससे कुछ सालों पहले इंश्योरेंस नहीं था मोबाइल का इंश्योरेंस, ठीक है ना? तो इंश्योरेंस में ऐसे कई इनोवेशन आएंगे जो कि बहुत फायदेमंद होंगे, और इंश्योरेंस बड़ी बड़ी चीजों के लिए होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेडिकल इंश्योरेंस लेता हूं, मेडिकल इंश्योरेंस में एक्सीडेंट कवर करता है, पर मान लो किसी को बचपन में हार्ट में होल हो, तो यार उसको भी तो इंश्योरेंस का फायदा मिलना चाहिए ना? नहीं मिलता, ठीक है ना? मान लो आज आपको डायबिटीज हो जाए तो आपको इंश्योरेंस में फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो ये जो चीजें हैं वो भैया बड़ी दिक्कत है। फॉर एग्जांपल आप मान लो 100 कंपनियां इंश्योरेंस की, तो कह देंगी कोई बात नहीं, आपको डायबिटीज हम फिर भी इंश्योरेंस देने को तैयार है। क्लियर है? अगर वो कह देंगे कि डायबिटीज अगर आप 100 में मेंटेन करने का रिकॉर्ड आप दिखा सकते हो कि आपने डायबिटीज कंट्रोल में रख रखी है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको इंश्योरेंस दे देंगे। तो ये देखो कितना आसान हो गया। बहुत ज्यादा कंपटीशन मतलब बढ़ने के कारण इंश्योरेंस बहुत फ्लेक्सिबल हो गया, तो इसी चक्कर में यहां पर आया। चलो ये हो गया। अब क्वेश्चन देखो जरा इसमें। तो दिनेश खारा कमेटी जो कह रही है, वो कह रही है कि दिनेश खारा कमेटी फॉर्म्ड हुई है बाय IRDAI टू प्रपोज द अमेंडमेंट इन इंश्योरेंस एक्ट 1930। अब मैं IRDAI नहीं बताया मैंने, IRDAI देखो यहां पर लिखा भी है, दिख रहा है ना? ओके, अब मैं तुम्हें IRDAI दिखाता हूं। कहां गया भाई? ये देखो मेरा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को IRDAI कहते हैं, ठीक है? तो बस पहला स्टेटमेंट सही है, हाँ सब पहला स्टेटमेंट सही है। कमिटी रिकमेंड करेंगी लोअरिंग द पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट टू ईज द एंट्री ऑफ न्यू इंश्योरेंस प्लेयर। बिल्कुल सही बात है, जो डिफिकल्टी कंपनीज को रजिस्टर करने में होती है वो ये कम करने वाले हैं, जिससे वो आराम से आ सके। इंश्योरेंस एक्ट 1938 वाज पास आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। नहीं, 1938 में तो हम आजाद ही नहीं होते, हम तो आजाद होते हैं 1947 में, अंग्रेजों की बनाई हुई पॉलिसी से हम जी रहे हैं। तो ये 1 और 2 ठीक है, बाकी बेकार है, ठीक है ना? चलिए बजट 2025-2026 देखिए, ऐसा था कि बजट में ना, मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके बताता हूं, इतना नहीं याद करना। बजट में 4 चीजों को फोकस करा था इस बार की, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, MSME, एक्सपोर्ट, ठीक है ना? अगर आपने आजकल रील देखी होगी तो रील भी आजकल आता है, भारत सरकार चाहती है आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, ठीक है ना? तो आपका पहला सवाल ये बनता है कि जो हमारा बजट था इस बार का, वो किन चीजों पर फोकस करता है? एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, MSME एंड एक्सपोर्ट। क्लियर? एक सवाल तो आपका यही हो गया। नाउ अब ये ना बहुत बड़ी कहानी है जो यहाँ पर चीजें लिखी हुई है। सबसे पहला ये है कि एग्रीकल्चर में इन्होंने मखाने जो होते हैं उस पे काम करना बहुत शुरू है कि भैया उसमें प्रॉस्पेरिटी बढ़े, ठीक है? फिर जो लोन लिमिट होती है, जो हमारे जो किसान है, वो 3 लाख से 5 लाख करने की कोशिश करी है, ठीक है? फिर PM धनिया कृषि योजना, इंप्रूव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट मोबल ऑन द स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। देखो PM धनिया कृषि योजना में जो भी एग्रीकल्चर में आपको इंप्रूवमेंट कराने होते हैं, जैसे उस डिस्ट्रिक्ट में खास बात यह है कि दाल बड़ी अच्छी उगती है, तो उस दाल के लिए अगर कम दाम में आपको सीड देने हो तो वो देंगे, ठीक है? ये वाला जो है MSME, अगर कंपनियों के लिए आसान कर दिया है कि वो MSME का जो लेवल है वो आराम से ले लें। होता क्या है कि हमारे यहाँ जितनी स्मॉल स्केल कंपनी के लिए फायदे नहीं है, उससे ज्यादा हमारे पास MSME के फायदे ज्यादा होते हैं। MSME का जो ग्रोथ रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, समझो कैसे।
स्मॉल स्केल कंपनी के साथ प्रॉब्लम यह है कि हो सकता है उसके पास कस्टमर हो सकता है कस्टमर ना हो। एमएसएमई ने पूरा मतलब फाउंडेशन बना लिया है, कस्टमर तो मेरे पास 200% है, अब बस ग्रोथ की कमी है, पैसे की कमी है, तो एमएसएमई का लेबल आराम से मिल सके इसके लिए उन्होंने यहां पर काम किया है। ठीक है, दूसरा क्या है, भारत सरकार चाहती है कि टॉयज में इंडिया का दबदबा हो, मेड इन इंडिया टॉयज ज्यादा हो, ठीक है ना, छोटे मोटे टॉयज भी इंडिया के ज्यादा हो। ठीक है, अब आते हैं इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट में खैर बहुत सारी बातें, ये तो खत्म भी नहीं होंगी अगर मैं पूरा बताना चाहूंगा, बट अगर मैं मोटा मोटा समझाना चाहूं, एक तो हमारा जो पानी वाला काम है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो पानी की सफाई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें बाहर का इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं कि बाहर का इन्वेस्टमेंट आए और हम उसे साफ साफ कर सके। ठीक है, दूसरा क्या है, 1 लाख करोड़ अर्बन चैलेंज फंड, ठीक है ना, वो ग्रोथ क्रिएटिव रीडेवलपमेंट एंड सैनिटेशन, कि भैया सफाई के लिए बाहर से लोग कंपनियां आए और सफाई करें। फिर न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, ठीक है ना, उस पे R&D में बहुत काम हो, उसके शिप बिल्डिंग में काम हो, भैया जो शिप की हमारी इंडस्ट्री वो बहुत मजबूत हो जाए। डीप टेक फंड फॉर फंड्स ऑफ फंड्स, ठीक है, जो हमारे IIT हैं या ISC हैं उनमें ज्यादा रिसर्च के लिए पैसे दिए जाएं जिससे वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठा सकें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ना करें। ये है पूरी कहानी। फिर लास्ट है आपका फूड में सरकार चाहती है कि जो फूड सेक्टर है उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, प्राइवेट प्लेयर आए और वो फार्मर्स पे इन्वेस्ट करें। ठीक है ना, फार्मर्स को ये बोलें कि तुम्हें ये उगाना है और हम तुम्हें ये देंगे पैसे, ठीक है ना, तो पूरा का पूरा जो होगा वो ऑर्गेनाइज सेक्टर बन जाएगा फार्मिंग का, ठीक है ना, और जो फार्मर्स को डायरेक्टली एक इनकम सोर्स कंफर्म हो जाएगा कि यहां से इनकम सोर्स मिलेगी। ठीक है, ये हो गया। फिर भारत ट्रेड नेट, ये इतना काम कर रही है, इसको छोड़ दो। ठीक है, बस इतना समझ लो, एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करी जा रही है। ठीक है, चलो अब जरा क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ये है कि जो बजट 2025 था वो सेल्फ सफिशिएंसी था और वो इम्पल्सेस बाय इंक्रीजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट की बात कर रहा था। बिल्कुल सही बात है, हम खुद पे ही निर्भर होना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो और प्रोक्यूरमेंट बनाने की क्षमता बहुत ज्यादा हो, इस पे हमने काम करने की कोशिश की, बिल्कुल सही बात है। फिर सेकंड है, नेशनल एक्शन प्लान्स वर प्रपोज्ड टू प्रमोट इंडियाज ग्लोबल टॉय हब। बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप देखोगे टॉय हब के लिए एक ग्लोबल एक्शन प्लान बनाया गया है क्योंकि दुनिया भर में टॉयज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। अब आपको टॉय लगता होगा छोटी मोटी चीजें, नहीं, टॉयज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खाली बच्चे नहीं खेलते हैं। अभी आपने ना एक गुड़िया देखी होगी जो एंग्री एंग्री वो होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, याद होगा तो तुम्हें, एंग्री टॉय, जहां तो मुझे याद है ऐसे ही था, गुड्डा होता है एक, आजा भाई आजा, आजकल ये फेमस होने लगे, देखो तुम, ये वाले जो टॉयज होते हैं ये बड़े फेमस होने लगे, मैं याद नहीं आ रहा, एक प्रॉपर एक गुड़िया टाइप की भी आती है, ये देखो ये बहुत फेमस होने लगा है, ठीक है ना, तो ऐसी चीजें बड़ी फेमस हो रही हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एडल्ट टॉयज भी होते हैं, आपके बच्चों के खेलने वाले टॉयज भी होते हैं, टॉयज सजा के रखने वाले भी होते हैं, ठीक है ना, जो एक्शन फिगर्स होते हैं हम सजा के रखते हैं, तो वो इंडस्ट्री पे कैप्चर कर सकें इसलिए। अगला देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज जो मेरे हिसाब से एग्जाम में आएगी, देखिए मखाने, आई एम श्योर आपने खूब खाए होंगे, घर में तो इंडिया में बहुत जगह मिलते हैं, मम्मी कहती है खूब मखाने खाओ, इन्हें अंग्रेजी में फॉक्सनट भी कहते हैं, लोटस सीड भी कहते हैं। ये जो मखाने होते हैं ये अगर ये आपको ना बिहार में सबसे ज्यादा मिलते हैं, 90% जो इंडिया मखाने खाता है वो बिहार से आता है, बाकी भी प्रदेश हैं छोटे छोटे जैसे असम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, इन सब जगह मिलते हैं, पर सबसे ज्यादा जो मिलते हैं वो आपको बिहार में, 90% प्रोडक्शन आपको यहां से ही मिलता है। एक इसका पेड़ होता है जिसे हम कहते हैं वाटर लिली, लोटस जैसा ही होता है ये, और इसको साइंटिफिक नेम है इसका इरोला फेरोक्स, क्या नाम है, इरोला फेरोक्स। यहाँ पर क्या होता है, जो लोटस की ये पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों से ये बनता है, और जब इसका एक बीज फॉर्मेशन बनता है, ठीक है ना, एक सीड फॉर्मेशन बनता है इन पत्तियों से, तो उसको ना काला जैसा लगता है, एकदम काली ब्लैक बॉल जैसी लगती है, और उस ब्लैक बॉल को कहते हैं, निकनेम दिया गया ब्लैक डायमंड, ठीक है ना। इसमें जो टेम्परेचर चाहिए वो 20 से 20 to 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए, बहुत ज्यादा बारिश चाहिए, और रेनफॉल की संख्या आप देख ही सकते हो यहाँ पर बहुत ज्यादा चाहिए, और पानी बहुत स्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत मूवमेंट हो रही हो। पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, जहां पर पानी एकदम रुका हो, स्टेगनेंट हो, स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ हो,
वैसी जगह चाहिए, तभी ये काम करता है। ठीक है, अच्छा, जीआई टैग मखानों को मिल गया था 2022 में। जीआई टैग मिला था किसको? ये मिथिला मखाने, याद रखना बेटा, ये पूछा जाएगा। मिथिला मखाने कहाँ का जीआई टैग है, ये भी आपको बताना है। ठीक है ना, बिहार का हो गया आपका। अच्छा, मखाने बहुत चीजों में बहुत फेमस होते हैं, जैसे माना जाता है कि आपके जो वेजिटेरियन फूड्स हैं उनमें प्रोटीन नहीं होता, बट मखानों में खूब प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक और है, अगर मखानों को भून दिया जाए तो उनका एक नया नाम आ जाता है, लावा। ठीक है ना, बस यहां तक की कहानी थी। जरा क्वेश्चन देख लो अब जरा। मखाना कल्टीवेशन इन इंडिया, बिहार अकाउंट अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ इंडियाज मखाना प्रोडक्शन। बिल्कुल सही बात है। मखाना ग्रो होता है बेस्ट इन सलाइन वाटर एंड एरिड क्लाइमेट जोन। नहीं, बहुत बारिश चाहिए उसके लिए, मखानों के लिए खूब बारिश चाहिए। मखाना सीड्स आर एनसीज इन अ ब्लैक बोन आउटर शेल ऑफन रेफर टू एज ब्लैक डायमंड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ये एक काले रंग के कवर में छुप जाते हैं ये। ठीक है ना, उसमें है ये। 1 and 3 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। अगला देखिए, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। देखो यार, ये एग्जाम में नहीं आएगा, पर ये चल रहा है आजकल, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, ऐसा था, हमारी सरकार ने ग्रीन एफडी और ग्रीन सोवरेन बॉन्ड करे हैं। देखो, एफडी में जो इंटरेस्ट रेट होता है 6 से लेके 8% के बीच में होता है। नहीं, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड में जो होता है वो 10% के आसपास होता है। नाउ, अब इसमें ना बॉन्ड्स में लॉकिंग पीरियड भी होता है कि इतने साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते। एफडी में तो ऐसा होता है कि आपको इमरजेंसी पड़ी, तोड़ दो, आप पैसा निकाल लो, बट इसमें ऐसा नहीं होता। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड में आप निकाल ही नहीं सकते, कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, नाउ अब क्या हुआ, ये सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर था ग्रीन बॉन्ड निकालना। ग्रीन बॉन्ड का मकसद ये था कि वो जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना हम प्रोजेक्ट्स बनाए ऐसे, जिसमें जैसे विंड एनर्जी के प्लांट लगाना, या भाई सोलर प्लांट्स बनाना, ऐसी चीजों पे पैसे लगाए जाए। सरकार एफडी से और बॉन्ड से पैसे कमाए। तो सरकार ने जब ये प्रोजेक्ट्स निकाले तो ये एकदम फेलियर बने। इसका कारण ये था, इनके जो इंटरेस्ट रेट थे, जो फॉर एग्जांपल एक एफडी 7% इंटरेस्ट रेट दे रही है, तो ये जो एफडी थी 6% दे रही थी, ये जो बॉन्ड थे 9% दे रहे थे इंटरेस्ट रेट। तो ये जो कमाई दे रहे हैं ये बहुत कम है। अगर मान लो ये कहें कि हम आपको प्रॉफिट 10% देंगे या 12% देंगे या 15% देंगे, तो दुनिया भर के सब लोग इसी में लगाएं पैसा। अब उन्होंने लगाया नहीं, अब लगाया नहीं तो लंका लग गई, लंका लग गई तो बैंड बज गई, बैंड बज गई तो प्रोजेक्ट फेल हो गया। तो ये पूरी कहानी, तो ये एग्जाम में नहीं आएगा। तो मैं, अगर आप इसका क्वेश्चन करना चाहो खुद से कर लेना। आई विल नॉट वेस्ट टाइम इन डूइंग क्वेश्चन, क्योंकि जो प्रोजेक्ट फेल्स हो जाते हैं वो एग्जाम में कभी नहीं आते। सरकार अपनी बेइज्जती थोड़ा कराएगी तुमसे पूछ के। अब आता है नैक। देखो, अगर आप किसी भी कॉलेज से पढ़े हो तो वहां पर नैक लिखा होता है, ये नैक सर्टिफाइड कॉलेज है। ठीक है ना। हुआ क्या था, रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज आई कि नैक ने रिमूव कर दिए हैं 900 ऐसे लोग जो कि इवैल्यूएशन का काम करते हैं, उनकी इरेगुलरिटीज, उनकी बेईमानी के चक्कर में, और इसलिए बहुत बड़ी न्यूज बन गई। नैक के अंदर ग्रेडिंग सिस्टम होता है A++ से D। ठीक है, ये जो होता है ये बताता है कि कॉलेज कितना अच्छा है कितना बेकार है। अगर आपका कॉलेज यूजीसी एक्ट के अंदर नैक की ग्रेडिंग नहीं रखता है, ठीक है ना, तो ये समझ लो आपको कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप अभी भी कॉलेज ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आप ये बात समझ लो कि आपको नैक की रैंकिंग तो चाहिए होगी अगर आप चाहते हो। ठीक है ना, तो बिना नैक अप्रूवल के आप पास ही नहीं हो सकते। आगे देखो जरा, let's see the following statement regarding the NAC assessment। देखो, NAC is an autonomous body which function under the University Grant Commission UGC। बिल्कुल सही बात है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार ज्यादा हस्तक्षेप उसमें करती नहीं है। इट प्रोवाइड एक्रेडिटेशन वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years ranging from AA+ to D। बिल्कुल ये बात भी 200% सही है। NAC इंट्रोड्यूस एनुअल रैंकिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 2015। ये बात भी एकदम सही है। सॉरी, मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ेगी, तो पता नहीं मैंने इसका आंसर दिया है कि नहीं दिया है। सो द आंसर इज 1 and 3 इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है ना, आई थिंक ये तो मैंने बता दिया था आपको, 1 and 3 इज द राइट आंसर। चलिए, अब आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हुआ क्या था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी साल 2020 में जब आई थी तो बड़ा हंगामा मचाया था इसने। ठीक है, अगर आपको नहीं याद हो तो इसका ना एक बड़ा खतरनाक पैटर्न था
5+3+3+4 ये स्ट्रक्चर में था। मतलब 5 साल तक बंदा एज 3 से लेके 8 साल तक की उम्र तक ये इसका प्री स्कूल चलेगा, ठीक है। फिर उसका अगले 3 साल इसका ग्रेड 3 से लेके 5 तक की पढ़ाई होगी। तो मिडिल एज में 6 to 8 ये होगा और सेकेंडरी ये होगा। तो इसके लिए ना उन्होंने कुछ एक प्रॉपर प्लान बनाया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप ग्रेड 5 तक हैं, ठीक है ना, टिल आप अपनी मदर टंग पढ़ोगे, ठीक है, उसके बियॉन्ड आपकी आगे की चीजें स्टार्ट होंगी। इसमें क्या था कि अर्ली चाइल्डहुड केयर में आपका एज 3 से 6 तक इंट्रोड्यूसिंग कोडिंग और कंप्यूटेशनल थिंकिंग फ्रॉम ग्रेड 6 ये स्टार्ट होगा। ऐसी चीजें यहां पर हो रही थी, ठीक है। नाउ अब यहां पर जो फाइनल ईयर होता है, जो आपका लास्ट के 2 इयर्स होते हैं, कहां गया भाई, लास्ट के होते हैं 5+3+3+4, तो लास्ट के जो 4 साल होते हैं आप अपना डिग्री या ये सब खत्म करते हो, ठीक है ना, और एमफिल नाम की चीज खत्म करते हो। ये सारी चीजें थी। तो ये बहुत अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्ड था कोर्स और माना जाता था कि शायद ये आएगा तो अच्छा माना जाएगा। बट हुआ क्या है, रिसेंटली ये न्यूज में बन गया। तमिलनाडु ने प्रोटेस्ट कर दिया है कि हम एनईपी को स्टार्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने भी कहा कि अगर आपको अपनी एजुकेशन के लिए फंडिंग चाहिए, जो समग्र शिक्षा फंड एक फंड आप लेते हो, वो आपको तभी मिलेगा जब आप एनईपी को लागू करोगे। नाउ अब ये दोनों में टसल क्यों है, देखिए जो एजुकेशन है वो एक कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट समझते हो, मतलब इस पे नियम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और इस पे नियम स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एजुकेशन इज इन अ कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और अ स्टेट लिस्ट, ठीक है ना। तो ये क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट। तो दोनों में टसल हो सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा जब तक तुम हमारी पॉलिसी नहीं फॉलो करोगे और आपको 3 लैंग्वेज सिखानी पड़ेगी, मतलब मदर टंग अपनी सिखाओ और इसके अलावा कोई भी 2 स्टेट की लैंग्वेज भी स्कूल में सिखानी पड़ेगी। नाउ अगर आपको नहीं पता होगा, हो सकता है ना पता हो, तो एक द्रविड़ मूवमेंट है। द्रविड़ मूवमेंट में क्या होता है कि जब तक उन्होंने कहा है कि जब तक हमारी जो अपनी मदर टंग है वो चलती रहेगी तब तक द्रविड़ पार्ट मतलब साउथ इंडिया पार्ट इंडिया का हिस्सा रहेगा। जिस दिन हम पे हिंदी इंपोज करी जाएगी हम छोड़ के चल देंगे, हम इंडिया का हिस्सा नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी है। अब इसी चक्कर में पूरी टसल है। तो यहाँ पर 3 लैंग्वेज पॉलिसी में कहीं ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी सीखनी है, आप गुजराती सीख लो, आप मराठी सीख लो, आप बंगाली सीख लो। बट वहां पर क्या है ना, मुद्दा हिंदी को लेके ज्यादा उछलता रहता है और ये पंगा है, ठीक है ना। अब यही इसका पूरा न्यूज है, ये आपको समझना होगा। अच्छा एक बात और, ये एजुकेशन पॉलिसी 1964 में जो एमपी थे सिद्धेश्वर प्रसाद, उन्होंने गाली देते हुए कहा था कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी इतनी गंदी है ना कि हमें थूकने का मन करता उस पे, ऐसे शब्दों का तब इस्तेमाल करा गया था। और उसके बाद 17 मेंबर की एजुकेशन कमीशन बनी थी जिसको मतलब चेयर किया था डीएस कोठारी साहब ने, ठीक है। फिर इसमें एजुकेशन पॉलिसीज में चेंजेस लाए गए थे। पहली बार जो एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस देखे गए थे वो थे इंदिरा गांधी जी के टाइम में 1968, फिर 1986 के टाइम में राजीव गांधी के टाइम में रिवाइज हुआ था और फिर फाइनली नरसिम्हा राव साहब थे, उन्होंने रिवाइज किया था और फिर उसके 10, 15, 20 साल बाद फिर मोदी जी ने आके रिवाइज किया। उससे पहले एजुकेशन पॉलिसी हुई नहीं। अगर आपको थोड़ा ध्यान से सोचो, हमारे देश में एजुकेशन वाज द लास्ट प्रायोरिटी इन द केस ऑफ डेवलपमेंट। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं ना तो डेवलपमेंट नहीं होता हमारे यहाँ, डेवलपमेंट में एजुकेशन आता ही नहीं है, ठीक है ना, कंसिडर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट में स्कूल की जो पढ़ाई है वो बड़ी ना फ्लेक्सिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल आम आदमी पार्टी ने कोशिश की थी कि एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाए। अब आम आदमी पार्टी चली गई तो अब सुनने में आता है कि दिल्ली गवर्नमेंट उसे सस्टेन कर रही है, नहीं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा गंदी बात है और ये बड़ी खतरनाक है, ठीक है ना। चलिए आगे देखें जरा, क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन क्या बनता है। जो एनईपी 2020 की पॉलिसी थी वो 5+3+3+4 की पॉलिसी थी, वो 10+2 सिस्टम के साथ आता है। एजुकेशन इज अ यूनियन सब्जेक्ट, एजुकेशन जो है एक यूनियन सब्जेक्ट है। एनईपी इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टेट, एनईपी जो है सभी स्टेट्स की एक मैंडेटरी है। एनईपी 2020 में रिकमेंड की थी द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल रेगुलेटरी बॉडी कॉल्ड हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसमें जो स्टेटमेंट सही है 1 और 3 है। मेरी बात ध्यान सुनो, क्या एजुकेशन एक यूनियन सब्जेक्ट है? अभी मैंने बताया था नहीं, इट्स अ कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट जिसपे स्टेट और सेंट्रल दोनों ही अपने नियम बना सकते हैं,
क्लियर है? चलो यहां तक की बात हो गई। अब आते हैं आर्टिकल 200। वेरी मतलब मेरे हिसाब से तो ये आएगा, ये तो 100% पॉलिटी में आएगा ही आएगा क्वेश्चन। जरा देखो, आर्टिकल 200 बात करता है गवर्नर की पावर बिल को पास करनी, असेंट मतलब बिल को पास करने की। नाउ आर्टिकल 200 के अंदर ये बात करी गई है कि गवर्नर को जो भी स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है बिल देगी वो उसे पास करेंगे, ठीक। अब उसमें ना ये पास करने को रेडी नहीं हो रहे, कौन? आर एन रवि साहब। आर एन रवि साहब तमिलनाडु के गवर्नर हैं और वो बिल को पास होने नहीं दे रहे, जिसकी चक्कर में स्टेट गवर्नमेंट ने ये केस ठोक दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। नाउ अब भैया ये ना हर स्टेट की कहानी, नॉर्मली तो हमें दिल्ली की कहानी सुनने को मिलती है कि दिल्ली के सीएम ने कहा है कि गवर्नर हमें काम नहीं करने दे रहा, ये हर स्टेट की कहानी होती है। बट दिल्ली के सीएम ने इसका बहुत सही तरह से इसका मतलब मार्केटिंग करके यूज करने की कोशिश की थी, बट हो नहीं पाई ढंग से, बैकफायर हो गया गलती से। नाउ अब हुआ क्या है कि टोटल मिलाकर 10 बिल तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने उन्हें दिए थे, ठीक है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने जब नवंबर 13 को ये 10 बिल दिए, तो नवंबर 18 तक असेंबली में रीइनैक्टेड द सेम बिल इन स्पेशल सेशन, ये बिल दोबारा वापस भेज दिए गए। भेजने के बाद भाई ये गवर्नर कर सकता है कि मान लो आपको गवर्नर ने कहा कि बिल ना दोबारा आप दोबारा देखिए, दोबारा इसमें करेक्शन कुछ कीजिए, मेरे सुझाव है, और फिर मेरे पास दोबारा भेजिए। तो ये सारे कर करा के 18 नवंबर को वापस भेज दिए गए। अब नियम ये कहता है अंडर आर्टिकल 163 गवर्नर मना नहीं कर सकता साइन करने से बिल पे, ठीक है ना। अब अगर उसे साइन नहीं करना है, ठीक है ना, मना तो कर नहीं सकता वो, तो उसके बाद दूसरी पावर ये होती है कि वो प्रेसिडेंट के पास बिल भेज दे, ठीक है। अब जब प्रेसिडेंट पे बिल भेजे गए तो 7 तो रिजेक्ट कर दिए गए प्रेसिडेंट के द्वारा, एक बिल पास कर दिया, 2 बिल को छुआ ही नहीं, कंसिडर ही नहीं करा, देखा ही नहीं, ठीक है। ये चक्कर था और इस चक्कर में कोर्ट केस बढ़ता ही चला गया। नाउ मैंने आपको पूरी बात समझा दी है यहां पर कि बिल कैसे होता है। अच्छा एक बात और, एक बिल होता है मनी बिल, पता नहीं आपको पता ही नहीं पता। मनी बिल गवर्नर कह ही नहीं सकता कि मैं प्रेसिडेंट को दे रहा हूं, मैं साइन नहीं कर रहा हूं, मैं डिले कर रहा हूं, ऐसी हरकतें गवर्नर नहीं कर सकता मनी बिल में। जो मनी बिल दे दिया सो दे दिया, वो पास होना ही होना होता है। सो ये पूरा पंगा, ये पूरा केस था जिसके चक्कर में मामला गड़बड़ हो रही थी, ठीक है। नाम याद रखना, नाम इन साहब का क्या था, तमिलनाडु गवर्नमेंट का हो रहा है वैसे केस, आर एन रवि साहब है। ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन जरूर आएगा पॉलिटी में, जो न्यूज में बनती है वो बात जरूर आती है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए जरा, क्वेश्चन क्या बनता है, गवर्नर कैन इनडेफिनेटली विदहोल्ड असेंट टू बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। जो गवर्नर होता है अपनी मर्जी से कभी भी कितने समय के लिए बिल अपने पास रोक सकता नहीं, बिल रोकने की उसमें पावर नहीं है, या तो वो पास करे प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, या वो साइन करे, वो रोक नहीं सकता, ठीक है ना। गवर्नर कैन रिजर्व सर्टेन बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, बिल्कुल सही बात, रोक सकता है अगर उसे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर या उनकी सलाह लेनी हो, या उनके सिग्नेचर चाहिए, सलाह गलत बोल गया, उनके सिग्नेचर लेके पास लेना हो तो। लास्ट है गवर्नर इज बाउंड टू एक्ट एज पर एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाँ जी ये बिल्कुल बात सही है, गवर्नर का एक नियम बनता है अंडर आर्टिकल 163 कि उसे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी बात सुननी होगी कि हमने इस आर्टिकल में ये क्यों डाला है, हमने कैसे इसे स्ट्रक्चर किया है, क्या पूरी बात है, सारी की सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपनी बात गवर्नर के सामने रख सकते हैं, बट गवर्नर की इच्छा है उसे माने या ना माने। क्लियर है? तो सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। चलिए अगला देखिए जरा, स्टेट सीक 50% शेयर्स इन द सेंट्रल टैक्स, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से आपके सामने आएगा। जैसे आपसे पूछा जाता है जीएसटी में स्टेट गवर्नमेंट का कितना शेयर होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं मान जाऊंगा अगर आपने बता दिया तो, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूं, देखिए उड़ीसा अलोंग द गुजरात तमिलनाडु, उड़ीसा अलोंग द गुजरात तमिलनाडु बॉर्डर, ठीक है ना, सॉरी गलत बोल गया मैं, उड़ीसा गुजरात और तमिलनाडु ये 3 स्टेट ने कहा है कि हमारा जो सेंट्रल की तरफ से टैक्स शेयर आता है वो सिर्फ 41% आता है, हमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट 41% टैक्स देती है, हमें चाहिए 50%, 50% टैक्स दीजिए। नाउ अब जो 50% टैक्स है ये क्यों मांग रहे हो, ये कह रहे हैं कि यार हमारी जरूरत है, हमें इतना पैसा चाहिए सरकार को चलाने के लिए, पर सरकार का नियम अलग है। सरकार ये कहती है कि अगर मुझे आपको टैक्स की शेयरिंग देनी है तो उसके कुछ नियम है। क्या नियम है?
सबसे पहले नियम है कि आपकी पॉपुलेशन है कितनी, आपका एरिया कितना है, ठीक है ना। उसके बाद डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कैसी है, फॉरेस्ट इकोलॉजी कैसी है, टैक्स फिस्कल एफर्ट्स कैसे हैं, ये है। अगर मैं मोटा मोटा बताऊं ना, ईमानदारी से, जो आपको समझना चाहिए, ये तो सारी टेक्निकल भाषा हो गई, ईमानदारी से ये है कि अगर मान लो आपका स्टेट बहुत ही खराब हालत में, जैसे बिहार बहुत खराब हालत में, जम्मू एंड कश्मीर बहुत खराब हालत में है, तो उसको टैक्स का परसेंटेज ज्यादा मिलता है। पर अगर आपकी स्टेट बहुत पढ़ी लिखी है, डेवलप्ड है, ठीक है ना, तो उसको टैक्स का परसेंटेज कम मिलता है। ये पूरी की पूरी कहानी है, ठीक है ना। ये बात आपको समझनी चाहिए। एक यहां पर एक चीज है, ये इनकम डिस्टेंस, ये समझ लो ये क्या चीज। देखो यहां पर लिखा हुआ है इनकम डिस्टेंस क्या होती है कि गैप होता है एक तरह का स्टेट की इनकम के बीच में। फॉर एग्जांपल यूपी की इनकम है 200 रुपए, ठीक है, और केरला इनकम है 50 रुपए। केरला की कितनी इनकम है टैक्स से 50 रुपए, तो बताओ 100 और 50 में कितना डिफरेंस हुआ। दोबारा बोलता हूं, मान लो यूपी गवर्नमेंट को टैक्स से मिलता है 200 रुपए और केरला गवर्नमेंट को मिलता है 50 रुपए, तो दोनों में जो डिफरेंस बैठा हुआ है 150 का। तो दो स्टेट की इनकम में जो फर्क बैठता है उसे हम कहते हैं इनकम डिस्टेंस। क्लियर है, ये है पूरी कहानी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन देखिए जरा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन एंड द टैक्स डिवोल्यूशन इन इंडिया। द फाइनेंस कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो फाइनेंस कमीशन है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी। बिल्कुल सही बात है क्या ये? नहीं, फाइनेंस कमीशन कोई एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है ना। चलिए अगली बात देखिए जरा। फाइनेंस कमीशन रिकमेंड हाउ रेवेन्यू टू बी शेयर्ड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। बिल्कुल सही बात। फाइनेंस कमीशन ये तय करता है कि कैसे पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कैसे किसको दिए जाएंगे। डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स बाय द फाइनेंस कमीशन इंक्लूड सेस, सरचार्जेस लिवीड बाय द सेंटर्स। डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स, जो फंड्स होते हैं फाइनेंस कमीशन के, उसमें सेस और सरचार्जेस लगे होते हैं जो सेंटर लगाता है। क्या ये बात सही है? देखो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है आधी सही है आधी गलत। देखो ऐसा होता है कि जो गुजरात था, तमिलनाडु था, उड़ीसा था, उन्होंने कहा था कि जो सर्च चार्जेस हैं और सेस है, ये समझ लो दो एक्स्ट्रा टैक्सेस हैं, ठीक है, कि ये दो टैक्सेस एक्स्ट्रा लगा के हमें हमारा परसेंटेज बढ़ा दो, ठीक है। अब ये जो टैक्सेस हैं ये बढ़ाने की बात नहीं मानी गई। क्यों नहीं मानी गई जरा समझो। सेस और सर्च चार्जेस जो हैं वो इंक्लूडेड इन अ डिविजिबल पूल होते हैं। मतलब जब हम पैसा डिवाइड करते हैं ये पूरा का पूरा दो हिस्सों में, स्टेट और सेंटर में डिवाइड हो जाता है। सर्च चार्ज और सेस चार्ज ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं। बट स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रही है कि सर्च चार्ज और सेस चार्ज हमें दे दो, पूरा का पूरा हमें दे दो, ठीक है ना। अब विच इज बाय द स्टेट डिमांडेड देयर इंक्लूजन, जिसकी वजह से स्टेट ने डिमांड किया था अपना इंक्लूजन। नाउ अब यहां पर स्टेटमेंट आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि अगर हमारा जो टैक्स है अभी 41% से अगर आप 50% करना चाहते हो तो सेस चार्ज और सर्च चार्ज ये दोनों जो टैक्सेस हैं ये इसमें ऐड कर दो, हमारा 50% का हिस्सेदारी हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, बात क्लियर है। नाउ अब यहां पर लिखा है डिवाइड। इस वर्ड को समझो, डिवाइड का मतलब क्या होता है। देखो डिवाइड का मतलब होता है, डिवाइड वर्ड का, कि आपने अपनी पावर सेंटर के हाथ में है जो कि टैक्स लगाती है। डिवाइड मतलब होता है कि आप में ताकत है टैक्स लगाने की, तो सेंटर में ताकत है टैक्स लगाने की। तो सेंटर ने ही सेस और सरचार्ज लगाए हैं। बात समझ में आ रही है? सेंटर ने ही सेस और सरचार्ज लगाए हैं। बट यहां पर बात बोली कि डिवोल्यूशन ऑफ फंड, ये जो फंड का डिवोल्यूशन है ये फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है कि ये स्टेट के पास जाए या सेंटर के पास जाए। ये बात वो बोल रहा है पूरी की पूरी। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या होती है, रॉन्ग हो जाती है। थर्ड भी रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट भी रॉन्ग हो जाती है, खाली सेकंड वाली स्टेटमेंट सही होती है। फाइनेंस कमीशन के पास ये पावर नहीं है कि टैक्स की पावर सेंटर से उठा के स्टेट में दे दे, ये नहीं हो सकता। क्लियर है? वो सेंटर के पास ही सर्च चार्ज और सेस चार्ज लगाने की ताकत होती है, ठीक है ना। चलो यहां तक की बात हो गई। अगला देखो, अगला है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होती है? देखो इलेक्शन होते हैं हर जगह, बट जो ट्राइबल एरिया होते हैं वहां पर भी इलेक्शन होते हैं। जैसे अभी क्या है, ट्राइबल एरिया खासी हिल्स में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उस इलेक्शन को कहा जाता है खासी हिल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल।
और आपने पढ़ा होगा गारो खासी जयंती, सुना है? तो जयंती में भी वैसे इलेक्शन होने वाले हैं, जयंती हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक, अब ये जो काउंसिल में आपके इलेक्शन होने वाले हैं, ये जो है इसमें 7% से भी कम देखा गया है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन होता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? नाउ अब इस जो इलेक्शंस होते हैं, इन इलेक्शन की खास बात क्या होती है? ये ट्राइबल इलेक्शंस होते हैं। जैसे ट्राइब्स में आपको अपना लीडर चूज करना होता है, ऐसे ही जो वहां के रहने वाले ट्राइब्स हैं वो अपना लीडर चूज करते हैं। क्लियर है? जैसे हम सिटी, म्यूनिसिपैलिटी ऐसे अपने लीडर चूज करते हैं, ये कहते हैं हम पे ट्राइब्स के लीडर भी चूज करते हैं जो ट्राइब्स के लिए हमारा ध्यान रखें, और इस पूरी बॉडी को कहा जाता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। क्लियर है? नाउ अब आपको कुछ बातें जो आपको समझनी पड़ेगी। ये जो चीज है कि आपका अलग से इलेक्शन हो सकता है, आपकी ट्राइब का अलग से इलेक्शन हो सकता है, ये बात 6 शेड्यूल में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है ना? क्या कि टू एंश्योर ट्राइबल सेल्फ रूल, कि ट्राइब्स अपना खुद का रूल सेल्फ रूल कर सकते हैं। क्या ये बात वहां पर उसमें मेंशन है? ठीक, उसमें जुडिशियल पावर ही मेंशन है कि अगर मान लो किसी को जेल वेल देनी है, कोई इंप्रिजमेंट देना हो, तो वो भी उस पावर में आता है। फाइनेंशियल पावर टैक्सेस के ऊपर भी इनके ऊपर आता है, लैंड, बिल्डिंग, एनिमल्स इनके हाथ में आती है। लेजिस्लेटिव पावर अपने लिए खुद के नियम बनाना, वो भी इनके हाथ में आता है। ठीक, अब एडीसी के अंदर 6 शेड्यूल के अंदर कुछ चीजें आती है, जैसे मेघालय की ये सारी एडीसी के अंदर आती है कि ये सारी ट्राइब्स अपना इलेक्शन खुद करा सकते हैं। त्रिपुरा की अलग से है, असम की भी अलग से है। असम में देखो बोडोलैंड तो अलग स्टेट की मांग करता है कि हमें अलग स्टेट ही दे दो। ठीक है? फिर खारबी, नॉर्थ काचर, मिजोरम, चकमा एडीसी। तो एडीसी यहां पर हिंट है, इसका नाम क्या है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो बेटा इसे याद रखना, एग्जाम में आ सकती है। बहुत अच्छा है, मुझे नहीं लगता बहुत कम लोगों को ये पॉलिटी का ये नॉलेज होगा, फिर हम कह देते हैं पता नहीं कहां से आ गया ये। ठीक है, चलिए यहां तक की बात हो गई। Consider following statement regarding the Autonomous District Council ADC. ADC are established under the 5th schedule of the Indian Constitution. 5th schedule नहीं भाई साहब, 6th schedule. ठीक है ना? ADC has a power to legislate forest, water, agriculture, societal custom. बिल्कुल सही बात है, सेकंड एकदम सही है। ADC का फंक्शन होता है फॉर द रेगुलर जुडिशरी ऑफ द कंट्री। कंट्री कैसे हो जाएगा भैया? सिर्फ उस ट्राइबल एरिया की जो जुडिशरी है वो देखने का काम होता है। तो आंसर क्या है? सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे चलें। जोनल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ना नेहरू जी ने बनाई थी, यहां पर लिखा भी होगा कहीं, ये जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी 1956 के अंदर। इसके अंदर काम क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि यहां पर क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं उनको जोन में बांट दिया। नॉर्थर्न स्टेट में पूरा एरिया आ जाएगा, सेंट्रल में ये आ जाएगा, ईस्टर्न में ये आ जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न में ये आ जाएगा, वेस्टर्न में ये, साउथर्न में ये, ऐसे इसको बांट दिया है। टोटल कितने जोन में बांटा है? 1 2 3 4 5 6 7 होंगे टोटल, गलत बोल गया। 1 2 3 4 5 6 जोन है। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं? 7 जोन बैठने चाहिए यार। एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेता हूं भैया, पता गलत बोल दूं। 6 होंगे तो 6 ही होंगे, यहां पर लिखा तो मैंने सही होगा, ऐसा तो नहीं होगा, गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने? 1 2 3 4 5 6 जोन है। 6 जोन में इसको डिवाइड करा गया है। अब 6 जोन का काम क्या है? इन जोन का काम है अपने जोन को रिप्रेजेंट करना और ये बताना कि भैया हमारे यहाँ डेवलपमेंट की क्या कमी है, हमारे यहाँ क्या होना चाहिए। ठीक है ना? अब आपके एग्जाम में सिंपल एक क्वेश्चन आएगा, ये जो जोनल कमेटी है ये सैचुरेटेड बॉडी है, नॉन सैचुरेटेड बॉडी है? क्या है? सैचुरेटेड बॉडी है, नॉन सैचुरेटेड? तो आपका आंसर होना चाहिए नॉन सैचुरेटेड बॉडी है। आई होप आपको नॉन सैचुरेटेड वर्ड का मतलब पता होगा कि नॉन सैचुरेटेड होता क्या है। अगर कमेंट सेक्शन में बता सको तो मजा आ जाए। नॉन सैचुरेटेड का मतलब होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं नॉन सैचुरेटेड बॉडी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, चलिए अब यहां से हम जरा आगे चलते हैं। जरा देखो, अब अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने बैठता है, अच्छा एक सेकंड, सॉरी एक छोटी सी गलती हो गई। नॉट अ नॉन सैचुरेटेड बॉडी, इट्स अ सैचुरेटेड बॉडी। ये सैचुरेटेड बॉडी है, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, सैचुरेटेड बॉडी जो होती है कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट होती है। चलिए आगे चलें जरा। यूएस गोल्ड कार्ड रूट टू यूएस सिटीजन। देखो ऐसा होता है, आपने
एक वीजा सुना होगा, ग्रीन कार्ड वीजा। तो ग्रीन कार्ड वीजा पहले ना एम्प्लॉयमेंट के लिए मिलता था। मान लो यूएस में बहुत कम ऐसा होता था कि लोग होते जो बहुत पढ़े लिखे होते थे, कॉलेज गए हुए होते थे, तो ऐसा होता था कि बाहर के देशों से जो पढ़े लिखे लोग होते थे उन्हें ग्रीन कार्ड के लिए लालच में बुला लिया जाता था कि आप यहां काम कीजिए, हम आपको यहाँ की सिटीजनशिप दे देंगे। बट अब क्या हो गया, ग्रीन कार्ड ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है ना, हर चीज में ग्रीन कार्ड नहीं मिलता। अब क्या हो गया है, उन्होंने कहा है गोल्डन कार्ड। गोल्डन कार्ड वो है कि जो बंदा यूएस की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो, कोई इन्वेस्टर हो, क्या हो, फॉरेन इन्वेस्टर हो, वो यूएस में सेटल होना चाहता हो, तो वो 1 2 3 4 5 6 5 मिलियन पैसा हमें दे, यूएस की सिटीजनशिप हाथ की हाथ ले और अमेरिकन ड्रीम की जिंदगी जिए, पूरे परिवार के साथ यहां पर रेसिडेंट बन जाए। पहले इस वीजा को EB-5 वीजा कहा जाता था, काफी महंगा हुआ करता था, इसे थोड़ा सस्ता करा गया है। ये चीज यहां पर ये बताना चाहते हैं हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब। पर भैया यूएस कोई जाना नहीं चाहता, पंगा तो सारा यही है, ये सारा ही पंगा। चलिए, मुझे कभी कभी लगता है यार ये लौंडिया आवाज आदमी साला प्रेसिडेंट बन कैसे गया, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट यार दिमाग में आता है कि you rather than being intelligent you must be smarter person, क्योंकि गधा कभी भी बाप बन सकता है, और गधा अगर बाप बन जाएगा तो लंका लग सकती है। चलिए, फिलहाल तो यूएस की लंका लगी हुई है, भगवान उन्हें बचाए। ओके, यूएस गोल्ड कार्ड प्रोवाइड अ पाथवे टू यूएस सिटीजनशिप थ्रू इन्वेस्टमेंट बाय द हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। यूएस गोल्ड कार्ड किसको मिल रहा है, जो कि अपना इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो प्रोग्राम में मैंडेट करता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 मिलियन, बिल्कुल ये बात भी सही है। It was introduced to replace H1B1 वीजा। नो, H1B1 वीजा वर्किंग वीजा था, जो लोग नौकरी करने आते हैं। तो यहां पर थर्ड वाला गलत है। आंसर क्या बेटा, 1 और 2 इज द राइट आंसर। वेरी गुड। आगे देखना जरा, अगला है स्पेरेक्स। स्पेरेक्स क्या होता है जरा सोचिए। स्पेरेक्स ऐसा था कि इसकी अगर इसका जो काम है, पहले स्पेरेक्स का मैं काम बताता हूं। स्पेरेक्स और JWST ये दो चीजें थी। JWST का मतलब यह है कि यूनिवर्स के जो डीप रहस्य हैं उनको पता लगाया जाए, और स्पेरेक्स का काम यह है कि जो पूरा यूनिवर्स है उसका मैप बनाया जाए। जैसे वर्ल्ड का मैप होता है वैसे ही यूनिवर्स का भी मैप बनाया जाए कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। जब बिग बैंग हुआ था, जब यूनिवर्स फटा था पहली बार, जब जन्म लिया था उसने, तो उसके बाद से ये कितना बड़ा बन चुका है, इस चीज के लिए एक सैटेलाइट का यहां पर इसमें नाम आया है, इसका नाम है स्पेरेक्स। ये एक नासा का मिशन है जो कि स्पेसएक्स के रॉकेट फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से छोड़ा गया है फरवरी में, ठीक है ना। ये पूरी कहानी है। इसका काम ये भी है कि वाटर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और आइसी रीजन, जहां पर बर्फ हो, वो ढूंढे जाए मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। इसका ये भी काम है। एक क्वेश्चन देखिए, ये वैसा एग्जाम में नहीं आएगा, जब तक कोई चीज ये निकालनी, रिसर्च करके ढूंढ नहीं लेते ना, तब तक एग्जाम में आता नहीं है। देखो, SpaceX is designed to map a specific deep space region in detail similar to the James Webb Space Telescope। नहीं, ये गलत है। जो आपका JWST है, ये है स्पेस के रहस्यों को ढूंढने के लिए, डीप रिसर्च करने के लिए। और स्पेरेक्स का काम क्या है, मैप बनाना, यूनिवर्स का मैप बनाना कि कितना बड़ा है, क्या कहां पर क्या है, ठीक है। अगला देखिए जरा। अच्छा, आंसर तो बता दूं मैं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगी। इट विल यूज इंफ्रारेड इमेजिंग टू सर्वे द एंटायर स्काई। यस, इंफ्रारेड इमेज का बिल्कुल इस्तेमाल करेगा जिससे ये पता लगा सके क्या हो रहा है, और 6 महीने के इंटरवल में, हाँ जी बिल्कुल, एवरी 6 मंथ में ये दोबारा मैप को स्कैन करेगा, यूनिवर्स को स्कैन करेगा। मिशन एम टू स्टडी द कॉस्मिक इन्फ्लेशन, ओरिजिन ऑफ गैलेक्सी एंड हैबिटेट इंडिकेटर। यस, दुनिया कैसे बनी, गैलेक्सी कहां पर कौन कौन सी है और कहीं जीवन है, ये पता लगाने का इसका मेन काम है यहां पर, ठीक है ना। तो 1 and 3 नहीं सॉरी, 2 and 3 इज द राइट आंसर। 2 and 3 इज द राइट आंसर। आगे देखिए, नासा का पंच मिशन। देखो यार, कुछ खास है नहीं वैसे तो, क्या बोलूं मैं। नासा का जो पंच मिशन है वो ये बोलता है कि अ सोलर मिशन टू स्टडी द सन एटमॉस्फेयर एंड इट्स इंपैक्ट ऑन स्पेस वेदर। देखो, अगर आप सूरज के आसपास देखोगे तो ऐसी आपको लाइटें दिखेंगी, इन्हें कहते हैं कोरोना। क्या कहते हैं, कोरोना। यस, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये एक तरह का धमाका होता है, और धमाके को हम इसे कह देते हैं आम भाषा में सोलर विंड। और इस धमाके की वजह से
प्लैनेट्स पे असर पड़ता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मान लो बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज हवा, तो आपके पेड़ उखड़ जाते हैं, आपके होर्डिंग्स उखड़ जाते हैं, आपकी गाड़ियां पलट जाती हैं। सेम वे हम ये पता लगा चाहते हैं कि सूरज की जो गर्म हवाएं होती हैं, जिन्हें हम कोरोना कहते हैं, उसकी वजह से पूरे यूनिवर्स में या पूरी गैलेक्सी में क्या क्या होता है। इसी मिशन का नाम है नासा पंच मिशन। ठीक है, ये भी एग्जाम में आपका नहीं आएगा। इसका जो रॉकेट लॉन्च करा जा रहा है वो स्पेसएक्स के द्वारा करा जा रहा है, बट ऑब्वियस। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लो। वैसे क्वेश्चन भी यार तो नहीं देख लेना, बकवास है, मेरे हिसाब से नहीं आएगा ये, बिल्कुल नहीं आएगा ये। ठीक है, चलो आगे देखो रहा। नेवल एंटी मिसाइल शॉर्ट रेंज, ये बिल्कुल आ सकता है, ये 200% है, ये एग्जाम में आएगा। ये कोई आपको पढ़ा भी नहीं रहा होगा। देखो ऐसा है, डीआरडीओ ने इंडियन नेवी के साथ मिलकर, ध्यान देना, पूछ लिया जाता है किसके साथ मिलकर, डीआरडीओ और इंडियन नेवी। कोई भी मिसाइल का काम है, डीआरडीओ तो होगा ही होगा। अब मिसाइल किसकी याद रखना है, इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी की एक मिसाइल है, इसका नाम है नैसम एसआर। क्या नाम है, नैसम एसआर। नैसम की फुल फॉर्म जरा समझ लीजिए, नेवल एंटी शिप मिसाइल। नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज मिसाइल है ये। ठीक है, ये मिसाइल डेवलप करके टेस्ट करी गई थी उड़ीसा के चांदीपुर जगह पर। ठीक है, नाउ अब ये इंडियन नेवी की मिसाइल ये है कि ये इसका जो प्लेटफॉर्म है, ये आप हेलीकॉप्टर से भेज सकते हो, और ये कोई भी जो शिप है उसको उड़ा सकता है प्रिसाइजली। ठीक है ना, अगर मान लो शिप इधर उधर भी हो रहा है ना, तो उसको नेविगेट करके आराम से उसे फोड़ सकता है। ये इसकी खास बात है। ये अपना रियल टाइम इमेज के अकॉर्डिंग अपनी फ्लाइट एडजस्टमेंट कर सकता है। मुझे लेफ्ट जाना है, सीधे जाना है, राइट जाना है, तो इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। ये पता कैसे लगाता है, इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर। इंफ्रारेड की मदद से ये भैया अपना पाथ चूज करता है। ठीक है ना, तो ये इसकी खास बात है, ध्यान रखना। इंडियन नेवी के लिए आई है नैसम एसआर। ठीक है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है ये। क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है वैसे तो। क्या डीआरडीओ इंडियन आर्मी ने बनाया? नहीं, इंडियन आर्मी नहीं बेटा, नेवी ने बनाया है। मिसाइल कैन चेंजेस टारगेट ड्यूरिंग द फ्लाइट, बिल्कुल कर सकती है। नहीं, टारगेट चेंज, हाँ टारगेट चेंज भी कर सकती है। मिसाइल कैन चेंज टारगेट, यस बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, इट यूज स्मार्ट टेक्नोलॉजी अलाउ रियल टाइम एडजस्टमेंट मिड फ्लाइट, बिल्कुल सही है। यार इसमें ना आंसर गलत है। नहीं, एक मिनट, एक सेकंड। मिसाइल कैन चेंज द टारगेट ड्यूरिंग द फ्लाइट, यार ये फ्लाइट के टाइम पे टारगेट चेंज करने वाली बात है, थोड़ी अजीब सी लग रही है। ओके, अच्छा, पायलट पे ही ताकत है, ये भाई मुझे नहीं पता था। अगर मान लो हेलीकॉप्टर को लग रहा कि मैंने फ्लाइट जो मिसाइल है कहीं लॉन्च करी है, उससे कोई बड़ा टारगेट भी है, उससे कोई बड़ा टारगेट भी है जो उसे मैं मार सकता हूं, और मैंने मिसाइल लॉन्च कर दिए, तो मिड एयर में मैं अपना पाथ चेंज कर सकता हूं, टारगेट चेंज कर सकता हूं। वेरी गुड यार, ये तो मुझे पता ही था। सेकंड और थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ये बहुत ही बढ़िया बात है। ये मेरे से मिस हो गई थी लाइन, तो अच्छा वो पकड़ में आ गई। अगला देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी। आईसीजी ने 115 पायरेट्स को पकड़ा है, और एक बहुत बड़ा कंसेप्ट पकड़ा है। 1,36,36 नहीं 38, गलत नहीं बोला, 8,37,000 करोड़ का कंसाइनमेंट पकड़ा है पिछले साल, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट है हमारा। ठीक है, नाउ अब यहां पर आपको बात समझना पड़ेगा कि इंडियन जो कोस्ट गार्ड है, आपसे इससे कोई सवाल नहीं आएगा कितना का कंसाइनमेंट पकड़ा है ड्रग्स का, पर आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो है क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर आ सकता है। देखो, इंडियन कोस्ट गार्ड का जो मोटो है वो है वयम रक्षक। वयम रक्षमः। क्या नाम है? वयम रक्षमः। और वयम रक्षमः का मतलब होता है वी प्रोटेक्ट। वयम रक्षमः का मतलब क्या होता है? वी प्रोटेक्ट। तो ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। दूसरी बात, इनका जो काम होता है जीपीएस स्पूफिंग करना होता है कि भैया लोकेशन कहां पर है वो पता करना होता है। मैरीटाइम में पायरेसी स्मगलिंग चल रही है वो पता करना होता है। सिग्नल जैम करना होता है अगर कोई इलीगली घुस रहा है और हमारे नेटवर्क की मदद से आगे नेटवर्क बना के काम कर रहा है। साइबर अटैक और डाटा ब्रीच का काम भी रोकने का काम होता है। यहाँ पर इनका 3 काम होता है, बट आपसे पूछा सिर्फ इसका स्लोगन पूछा जाएगा, मोटो पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। चलिए जी आगे देखिए जरा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड की सही बात क्या है? क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है? नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही पार्ट है। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ठीक है, इट असिस्ट द फिशरमैन एंड कंडक्ट द मैरीटाइम डिजास्टर ऑपरेशन, बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है।
थर्ड, इट वाज स्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1978, बिल्कुल ये बात भी एकदम सही है। सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं इस चीज पे, भैया ये एग्जाम में आएगा, अगर सीडीएस को लगा मुझे पेपर टफ बनाना है तो ये जरूर आएगा। पीएनसीएस मतलब है पर्वोस्काइट नैनो क्रिस्टल, इसका काम क्या है? ये बहुत जगह काम आता है। देखो ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो कि बड़ा ही फ्लेक्सिबल है, अगर इसे मारोगे तो ये आराम से टूटेगा नहीं। ये आपकी एलईडी जो लाइट डिस्प्ले है उसमें भी काम आ जाता है, उसमें अच्छी लाइट रिफ्लेक्ट बैक करता है, जिससे एक अच्छा एक ब्यूट मतलब बहुत ही क्लियर सीन देखने को मिलता है। ठीक है, मान लो आपको कोई लेजर प्रिसीजन काम करना है तो उसमें आप इसे एकदम प्रिसाइज करके कोई भी लेजर गाइड चीज को और प्रिसाइज करके आप भेज सकते हो। सोलर सेल जो है उसमें एब्जॉर्प्शन, सोलर लाइट के एब्जॉर्ब करने का काम भी बहुत अच्छा करता है। ठीक है, हाई सेंसिटिविटी ऑप्टिकल एप्लीकेशन है, मतलब कहीं भी फोटो डिटेक्शन करना है, लाइट को असेस करना है कि लाइट आ रही है, उसमें भी बहुत काम है। अच्छा, बायो इमेजिंग में बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल आपको सेल्स के अंदर का स्ट्रक्चर पता लगाना है और वो डिस्प्ले पे देखना है कि एग्जैक्टली कैसा दिख रहा है, तो उसकी इमेजिंग भी बहुत अच्छा कर सकता है। ये एक हमारी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया है, इसका नाम है सेनस। क्या नाम है? सेनस। ठीक है, अब सेनस का अगर आप फुल फॉर्म जानना चाहते हो तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल, एक सेकेंड रुक जाओ, लेट मी जस्ट रिकॉल बैक क्या होती है इसकी, देख भी लू मेरा। हाँ ये देखो, इसकी होती है सेंटर फॉर नैनो, अरे यार गंदी गंदी हैंडराइटिंग होती है ना, सेंटर फॉर नैनो सॉफ्ट मैटर साइंस, सेंटर फॉर नैनो सॉफ्ट मैटर साइंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते जरा। ओके, ये क्वेश्चन है इसका, जरा देखो। दे आर द नैनो मटेरियल विद द पेरोस्काइट लाइक क्रिस्टल्स लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये एकदम सही है। दूसरा, पीएनएस आर एक्सपेंसिव टू सिंथेसाइज एंड डिफिकल्ट टू कस्टमाइज, नहीं ये बिल्कुल नहीं, बहुत सस्ते हैं, बहुत महंगे नहीं पड़ेंगे। दे एग्जिबिट हाई, अरे भैया हटना, दे एग्जिबिट हाई फोटो ल्यूमिनेसेंस एंड ट्यूनेबल बैंड गैप्स, बिल्कुल ये बात भी सही है। 1 एंड 3 बिल्कुल ही सही है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते जरा। अब आता है मैज्रोरैना। मैज्रोरैना जो है एक टाइप का क्या कहते हैं कंप्यूटर चिप है, ठीक है ना। इसका जो डिस्कवरी हुई थी उसको थियोरेटिकल वे में जो बताया गया था वो मैज्रो नाम के साइंटिस्ट ने ही बताया गया था। अब ये जो चिप है ये वैसे एग्जाम में नहीं आने वाली क्योंकि अभी ना ये प्रैक्टिकल यूज में नहीं है, ये बस बात कर रहा है। इसकी काम क्या होता है कि ये ना आपका जो आपके सुपर कंप्यूटर होते हैं उनकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट कर देगा। ठीक है, ये एक इसकी खास बात है। दूसरी बात इसकी बात क्या है कि बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, इसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और मैज्रोरैना जो है, देखो यार इसको ना मैज्रोरैना को हम कहते हैं क्वांटम पार्टिकल। क्या कहते हैं? क्वांटम पार्टिकल। ज्यादा से डीप में जाओ, क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत ज्यादा मदद करता है। कोई भी चीज आपकी जो फास्ट कंट्रोल करके हमें एप्लीकेशन यूज करनी है वो बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज का रिजल्ट देखना है कि भाई इस मेडिसिन का रिजल्ट क्या होगा, तो मेडिसिन में ड्रग डिस्कवरी में, ड्रग टेस्टिंग में बहुत काम आ सकता है। पॉल्यूशन कंट्रोल में बहुत ज्यादा काम आ सकता है। आप कंप्यूट कर सकते हो डाटा को कि इतना अगर आप धुआं निकाल रहे हो तो इससे हमें क्या क्या तकलीफें होंगी, ये बहुत क्लियरली प्रिसाइजली पता लग सकता है। कंट्रोल करने में भी बहुत मदद कर सकता है, उसका डाटा कंट्रोल होगा। ठीक है ना, तो ये मल्टीपल जगह काम आता है। बस अभी इतना समझ लो कि ये एक मैज्रोरैना एक साइंटिस्ट था, उसने क्वांटम पार्टिकल निकाला था और उस क्वांटम पार्टिकल को फाइनली फंक्शन में लाने का काम माइक्रोसॉफ्ट ने कर दिया। यही इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा आपको जानना नहीं है वरना कंफ्यूज कर देगा आपको। आगे देखो जरा, मैज्रोरैना 1 एक क्वांटम चिप है, बिल्कुल सही बात है, मैंने कब मना करा। ये एक फर्स्ट चिप है जो मैज्रोरैना फर्मियोन व्हिच आर द पार्टिकल दैट एक्ट एज देयर ओन एंटी पार्टिकल। देखो इसकी खास बात क्या है कि खुद ही एक पार्टिकल है और इसका अगर इसको तोड़ना भी हो तो ये एंटी पार्टिकल का काम भी यही करता है। जैसे डायमंड को काटने के लिए डायमंड चाहिए, तो वैसे ही वो कह रहा है अगर इस पार्टिकल को खराब भी करना है तो भी हमें इसका एंटी पार्टिकल मैज्रोरैना ही चाहिए, मतलब मैज्रोरैना से काम कराने के लिए मैज्रोरैना ही चाहिए, ये बात ही कहना चाहता है। ठीक, मैज्रोरैना 1 यूज ट्रेडिशनल क्यूबिट्स दैट आर फास्टर बट लेस स्टेबल, नहीं ये गलत है। ये तो आपको मैंने पढ़ाया भी नहीं तो मैं आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस। ठीक है, ये गलत है।
चिप्स को डिजाइन करा है कॉम्पैक्ट एंड रफली द साइज ऑफ स्टिकी नोट। यस, जो एक छोटा सा आप कॉपी या बुक में एक स्टिकी नोट लगाते हैं उतना सा ही इसका एक साइज है, बिल्कुल। 1 and 3 इज द राइट आंसर, 1 and 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जरा। अगला देखिए ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए एक होता है जीपीयू, एक होता है सीपीयू। हमारी कंट्री में एआई को चलाने के लिए जीपीयू चाहिए होता है। जीपीयू का मतलब क्या होता है? इमेज, वीडियो और टेक्स्ट, इन तीनों को एक साथ प्रोसेस करने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने इंडिया एआई मिशन के अंडर जीपीयू को और खरीदने की काम करना शुरू किया है। इसमें 19,000 जीपीयू को एक्वायर कर लिया गया है, ठीक है ना, जिससे हम एआई पे फास्टर काम कर सकें, एआई की काम में हम पीछे न रह जाए। कितना ही काम है इसका। बस सीपीयू और जीपीयू को आपको फर्क समझना पड़ता। सीपीयू आपका नॉर्मल कंप्यूटर में आपका इस्तेमाल होता है, वहीं जीपीयू फास्टर कंप्यूटिंग के लिए, जिसमें मैंने कहा टेक्स्ट, वीडियो और इमेज तीनों पे एक साथ काम हो सके उसके लिए काम करा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देख लो जरा। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जीपीयू एंड देयर रिलेवेंस इन एआई। जीपीयू आर डिजाइन्ड फॉर सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग एंड आर मेनली यूज्ड टू रन ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। जीपीयू आर एफिशिएंट एट हैंडलिंग मल्टीपल टास्क एट वंस which is useful in AI and scientific computing। ये भी बात बिल्कुल सही है। इंडिया AI मिशन इंक्लूड प्लान्स टू प्रोक्यूर डिस्ट्रीब्यूट जीपीयू एट सब्सिडाइज्ड रेट। ये बात भी बिल्कुल सही है। ये सारी बातें एकदम बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए यहां तक की कहानी हो गई, आगे चलते जरा। चैलेंज, अरे अरे मैं आंसर तो बताया नहीं, सारे सही बोल दिया मैंने। एक सेकंड, गलती कर दिया ना। GPU are designed for sequential processing are mainly used to run operating। अरे नहीं गलत, ये वाला गलत है, सॉरी। GPU का काम क्या था? मैंने खुद ही भूल गया। टेक्स्ट, वीडियो एंड ग्राफिक्स तीनों को एक साथ काम कराना। खाली एक बार में एक काम नहीं करेगा ये, सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग नहीं करेगा। सॉरी, फर्स्ट सही नहीं है, आंसर बी, सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ओके, मैं पढ़ाते थक गया, अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। चलो ये और बता देते हैं। ये एग्जाम में नहीं आएगा वैसे तो, ये बहुत ही बेकार है। यूएस ने एक ऐसी पेन किलर बनाई है जो कि एडिक्टेड नहीं है। नॉर्मली जो होती है पेन किलर एडिक्टेड होती है। आपने कई बार देखा होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं जो पेन किलर, जरा सा दर्द नहीं हुआ पेन किलर मांगने लगते हैं, तो पेन किलर एडिक्टेड होने लगती है, ठीक है ना। तो उन्होंने एक ऐसी पेन किलर बनाई है जो एडिक्टेड नहीं है, जिसका नाम है सुजेट्रिजिन। क्या नाम है? सुजेट्रिजिन। सुजेट्रिजिन एक यूएस की बनाई हुई पेन किलर है जो एडिक्टेड नहीं है, जिसमें ऑक्सीकोडोन नाम की चीज का, मेनली ऑक्सीकोडोन, जिसे हम ओपियम पोपी भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल यहां पर इसने अवॉइड कर रखा है, ठीक है ना। ये इसका पूरा काम है। क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा। यूएस की चीज हमारे यहां नहीं आ रही, ना हम इंडिया में खरीद रहे हैं, ठीक है ना, तो ये नहीं आएगा एग्जाम में, जहां तक है। अब देखो CO2 है, ये वाली चीज भैया एग्जाम में बैठेगी। वो ये कह रहा है कि जो लिथियम आयन बैटरी थी जिसे हम नॉर्मली यूज करते हैं, हमारी सरकारी गवर्नमेंट एजेंसी एनटीपीसी ने ये बात पता लगाई है। एनटीपीसी कहते हैं न्यूक्लियर थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। न्यूक्लियर थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने कहा है कि हमने एक ऐसी चीज बनाई जिसे हम कहते हैं CO2 बैटरी। CO2 बैटरी सेम काम करेगी जो आपका काम लिथियम आयन बैटरी करती है, ठीक है ना। अब इसमें एक एनर्जी स्टोरेज की खास बात क्या है? ये 400 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान झेल लेती है, ठीक है ना, और इसे आप लिक्विफाई करके स्टोर में भी, ठंड में भी इस्तेमाल कर सकते हो इसे। ये इसकी खास बात है, ठीक है। और आप कहीं भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं भी। लिथियम आयन बैटरी तो गई यहां से गायब। इको फ्रेंडली है, काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, महंगी नहीं है, एकदम सस्ती है, और लार्जर स्केल पे से डेवलप किया जाता है। तो एनटीपीसी ने डिस्कवर किया, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन देख लीजिए। CO2 बैटरीज आर डिजाइन फॉर अ शॉर्ट टर्म एनर्जी स्टोरेज, नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए बनाई गई है। They use compressed and cooled carbon dioxide gas for storing energy। बिल्कुल सही है। CO2 is released into the atmosphere after each cycle। नहीं, ऐसा नहीं है, CO2 रिलीज नहीं की जाती है, ठीक है ना। ये बात आपको हटानी पड़ेगी, ठीक है ना। ये क्लोज लूप सिस्टम होता है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, ये क्लोज लूप सिस्टम होता है, CO2 वहीं स्टोर रहती है। ये हो गया बात, ओके। एक्साइज साइक्लोन। एक्साइज साइक्लोन क्या है? हर साल होता है, कभी इजिप्ट में होता है, कभी इंडिया में होता है। इसमें क्या होता है, इंडिया इजिप्ट एक साथ काम करते हैं, और इस बार जो उन्होंने काम किया था वो काम किया था कि दोनों की जो मिलिट्री कॉपरेशन है उसमें उन्होंने अपनी अपनी टैक्टिक्स शेयर की थी। बेसिकली अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, ये मिलिट्री कॉपरेशन इसलिए करे जाते हैं कि भैया
मान लो इजिप्ट के पास यूएस के वेपन है और इंडिया के पास रशिया के वेपन है, तो दोनों की टेक्नोलॉजी समझी जा सके कि अगर मान लो कभी रशिया के वेपन से लड़ाई करनी पड़ गई तो कैसे करेंगे, यूएस के वेपन से लड़ाई करनी पड़ गई तो कैसे करेंगे। ये होती है पूरी कहानी, कैपेबिलिटी समझने के लिए होती है। राजस्थान में लड़ाई हुई थी, मतलब लड़ाई कह रहा हूं, एक्सरसाइज हुई थी, ठीक है, महाजन फील्ड में हुई थी, ये याद रखना। क्वेश्चन देख लो यार, बड़ा ही फुद्दू सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इट इज अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन द इंडिया एंड इजिप्ट। एक्सरसाइज अल्टरनेटली एनुअली होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है। ये एडिशन टुक प्लेस इन राजस्थान इंडिया, बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर नेवल एक्सरसाइज लिखा है, ये आर्मी एक्सरसाइज, तो यहाँ पर 1 लाइन गलत हो जाएगी, 2 और 3 एकदम सही होगा। बिल्कुल ये जवाब बिल्कुल सही हो गया। चलिए यहाँ तक की हो गई बात, ठीक है ना, जिससे एनर्जी बनती है। जो सोचते हो कि न्यूक्लियर पावर से एनर्जी बनती है, वो फिजन पे गया है इंसान, ठीक है, कि एक एटम है उसे तोड़ दो और तोड़ के एनर्जी बना लो, ठीक है। ये एक नॉर्मल वे होता है न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने का। बट चाइना कह रहा है कि नहीं, जैसे सन एनर्जी बनाता है, सन क्या करता है, 2 एटम को लेता है, दोनों को मिलाकर एक नया एटम बनाता है और उससे एनर्जी बनती है। उसका कहना है कि ये वाली एनर्जी ज्यादा एनर्जी निकलती है, ठीक, तो उस पर वो काम कर रहा है। अब उसके साथ में एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से न्यूज में बनी है। ये हुआ क्या कि उसको सन जैसी एनर्जी बनाने के लिए 2 एटम चाहिए, एक है ड्यूटेरियम और एक है ट्रिटियम। तो ड्यूटेरियम तो उसके पास बहुत एम्पल अमाउंट में है, प्रॉब्लम यह है कि ट्रिटियम उसके पास नहीं है। उसे क्या करना है कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को मिलाकर हीलियम गैस बनानी है, उसके साथ बहुत सारी एनर्जी उसको मिल जाएगी, ये उसका पूरा प्लान है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ड्यूटेरियम जो अबंडेंट अमाउंट में मिलता है वो तो उसके पास है, और जो ट्रिटियम उसे देगा वो ही दे सकता है जिसके पास फिजन का रिएक्टर हो, और फिजन का रिएक्टर सिर्फ 3 देशों के पास है, कनाडा, इंडिया एंड साउथ कोरिया, ठीक है ना। अब इनसे इसकी बनती नहीं है, तो यही इसके साथ बड़ी दिक्कत आ रही है, इसी कारण में ये न्यूज में आया था। क्वेश्चन इससे सच कुछ जहां तक बनेगा नहीं, ठीक है। चलो आगे देखो जरा, अगला है नेविक। नेविक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा था कि हमारे पास 1999 की कारगिल की लड़ाई में मान लो ये पहाड़ था, तो हमारे पास ये नहीं था कि हम सैटेलाइट से इसकी इमेज निकालें कि दुश्मन ऊपर बैठा कितना है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे काफी लोग ऊपर गए और उन्होंने अपनी जान गंवाई। ऐसा कहते हैं कि 10 लोग जाते थे तो 1 जिंदा बचता था। ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो था वो भारत सरकार ने निकाला। पहले तो उन्होंने यूएस से मदद मांगी थी, यूएस से कहा कि भाई आपके पास सैटेलाइट है, सैटेलाइट की इमेजेस भेज दो, ठीक है। उसने कहा जीपीएस की इमेजेस भेज दो, ठीक। उस टाइम जो यूएस था वो पाकिस्तान की साइड लेके बैठा हुआ था, तो सिंपल बात, क्या नाम है, इंडिया को धोखा मिल गया। अब इंडिया को जब धोखा मिला तो इंडिया ने कहा हम खुद का नेविक सिस्टम बनाएंगे, और ये नेविक सिस्टम जो है इंडिया का जीपीएस होगा। अब ये वाला जीपीएस सिस्टम है, ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। इसके 2 बहुत बड़े कारण है। पहला ऐसा तो इसे मिलिट्री ग्रेड के लिए बनाया गया था, आम जनता के लिए इसे बनाया नहीं गया। अब इतने सालों बाद जब सोचा गया यार इससे कुछ थोड़े पैसे कमा ले जाएं जिससे इसका खर्चा निकलता रहे, तो जो ओरिजिनल जीपीएस है वो नेविक को रिप्लेस नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि लोग इससे इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए इसे बेचने में दिक्कत आ रही है। नाउ न्यूज में क्यों बना था, जो नेविक सिस्टम प्रोग्राम बनाया गया तो उसमें यह बात थी कि 1 2 3 4 5 6 7 एक बार में 7 सैटेलाइट यूज होंगी, और 7 सैटेलाइट का काम ही होगा कि भैया इमेज बनती रहे। अगर मान लो सैटेलाइट खराब हो जाती है तो बैकअप में 4 और सैटेलाइट होंगी जो उसको रिप्लेस कर सकती है। अभी क्या प्रॉब्लम हो गया, बैकअप का तो चलो इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा बात की बात है, 2 सैटेलाइटें खराब हो गई, 2 सैटेलाइट पूरी तरह से खराब हो गई और खाली अब 5 सैटेलाइट हैं जो बच रही हैं। इस चक्कर में न्यूज में बन गया कि भैया इंडिया का खुद का बना हुआ सैटेलाइट सिस्टम फेल हो रहा है वगैरह वगैरह ये वो, तो इस चक्कर में दिक्कतें आ गई और आपको न्यूज में सुनने को मिल गया, ठीक है ना। ये जब 2013 वेरा की कहानी था, 2013 आई थिंक, तब मैंने शायद एनडीए एग्जाम दिया था, तब मैंने ये न्यूज सुनी थी कि नेविक सिस्टम आ रहा है, और तब फाइनली आ गया। चलिए अब जरा इसका एग्जाम में क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। नेविक इज अ ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम यूज लाइक यूएस जीपीएस, रशियन ग्लोबमास की तरह है, ठीक है ना। इट वाज डेवलप्ड फॉर इंडिया वाज डिनाइड एक्सेस टू जीपीएस ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। बिल्कुल ये बात भी सही, ये बात भी सही है। इट इज करेंटली हैज 7 ऑपरेशन सैटेलाइट इन ऑर्बिट। नहीं, थर्ड वाली बात गलत है, ठीक है ना।
थर्ड वाली बात बिल्कुल ही गलत है। एक सेकेंड जरा तो मिटाऊं जरा, ठीक है। थर्ड वाली जो बात है वो एकदम बिल्कुल गलत है, ये वाली बात एकदम सही है। अब देखो फर्स्ट वाली बात में क्या गड़बड़ है। नेविक जो है वो रीजनल नेविगेशन है, मतलब उसका इंडिया और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज जो है वहां तक ही इसका स्कोप है, ठीक है। मतलब इंडिया प्लस 1500 किलोमीटर तक ही वो ट्रेस कर सकता है जगह को, ठीक है ना, उससे ज्यादा ट्रेस नहीं कर सकता। नाउ वहीं जीपीएस और ग्लोनास ये जो है ये ग्लोबल है, ये दुनिया के किसी भी जगह पर ये पता लगा सकता है कहां क्या चल रहा है। जब हम एटॉमिक बॉम्ब फोड़ रहे थे ना, तो आपने परमाणु अगर मूवी देखी होगी तो उन्हें पता था कि हम राजस्थान में कर क्या रहे हैं। बात समझ में आ गई। अब आता हूं अगली न्यूज पे। अगली न्यूज पे देखते हैं वो है 2024 YR4। देखिए ये ना एक टाइप का एस्ट्रॉइड है। इसके साथ क्या खास बात है, मान लो ये अर्थ है ना, अर्थ के पास से गुजर रहा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत सारे गुजरते हैं नहीं। एक्चुअली क्या है, अगर मून यहां पर है तो ये यहां से गुजर रहा है, काफी पास से गुजर रहा है। और ये माना जा रहा था कि अगर ये हिट करेगा तो कितना भारी हिट करेगा। देखो इसके बारे में थोड़ा सा साइंटिस्ट ने पता लगाया कि एक ना एस्ट्रॉइड था 2013 में, मतलब रशिया को हिट करा था, उसका नाम था चेलेंसबिस्क। क्या नाम था, चेलेंसबिस्क। उसने जब हिट किया था तो वो, अगर मान लो मैं कहूं चेलेंसबिस्क ये है और जो डायनासोर जिससे खत्म हुए वो ये है, तो ये कहीं यहां पर आता है, इसका साइज थोड़ा इतना बड़ा आता है, ठीक है। तो ये कहीं बीच में आता है, तो ये इतना खतरनाक नहीं है कि पूरी ह्यूमैनिटी को या पूरी अर्थ को खत्म कर दे। यहां पर इतना जरूर खतरनाक है कि ये किसी एक लोकल एरिया पे छोटे कंट्री को बहुत इंपैक्ट कर सकता है। लास्ट टाइम ये 2023 में देखा गया था, क्रिसमस डे पर ही आया था, पास से आके गुजर गया था। इस बार ये थोड़ा और पास आ गया, इसी चक्कर में ये आ गया है। नासा ने अपने एक मिशन लॉन्च किया है, डार्ट मिशन, जिसका काम है कि या तो इसकी ट्रेजेक्टरी इसकी क्या है वो निकालने के लिए, या इसका भैया डायरेक्शन चेंज करने के लिए यहां पर, ठीक है। नाउ अब यहां पर इसका कोई कोलिजन तो ऐसा है नहीं। अब यहां पर बस आपको ये बात समझना पड़ेगा कि इसको नासा ने आइडेंटिफाई किया था 2024 में। YR4 इसका नाम है, ठीक है। 1% चांस है कि ये अर्थ के साथ कोलाइड होगा, पर अभी नहीं होगा, अब होगा 2032 में, अगर होगा भी तो, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और जो आपको बताना चाहूंगा, देखो इसने, नासा ने तो आइडेंटिफाई जो करा था 2024 में किया था, पर उससे पहले चिले जो कंट्री है, चिली जो आप कंट्री बोलते हैं, उसने दिसंबर 2023 में इसको री आइडेंटिफाई किया था कि भैया ऐसा कांड है, ये हमारे पास आया है, हमारे पास एकदम पास आ गया, एकदम क्लियर है। क्रिसमस डे की जो बात है तब फिर नासा ने दोबारा आइडेंटिफाई करके इसका नया पाथ द्वारा आइडेंटिफाई करके बताया था भैया क्या होगा, ठीक है ना। तो अभी क्या सीन है कि 2028 में हमें दिखेगा और 2032 में 1% चांस है कि हमारे अर्थ के बहुत पास आ जाएगा और कभी भी हिट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये एक इसका पूरा न्यूज था। याद रखना नासा ने जो इसका मिशन लॉन्च किया हुआ है, नासा डार्ट मिशन, ये पूरी कहानी है। ये क्या एग्जाम में आएगा नहीं, इतना पावरफुल क्वेश्चन नहीं है, ये नहीं आ सकता, ठीक है ना। चलो अगला देखो जरा, अगली तरह न्यूज पे चलते हैं। न्यूज ये कहती है कि सिविल बोर्ड लीड सीड वॉल्ट है। ये एक टाइप का सीड वॉल्ट ऐसा है कि दुनिया में वॉर हो जाए, सीड लॉस हो जाए, डिजास्टर हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर हमें दोबारा से कभी सीड चाहिए होगा तो दुनिया के सारे सीड एक ही जगह पर मिलेंगे, वो होगा नॉर्वे। नॉर्वे ने ये इनिशिएटिव लिया है और इसको बोला है ब्लैक बॉक्स, ठीक है ना। अब इस ब्लैक बॉक्स में क्या है कि जो भी बंदा सीड अभी सेव करा रहा है वो वापस निकाल भी सकता है, और अगर ग्लोबल क्राइसिस हो जाए तो कोई भी इंसान निकलवा सकता है, ठीक। इसमें जो टेम्परेचर मेंटेन कराया जाएगा जिससे सीड खराब ना हो, होगा -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 4.5 मिलियन क्रॉप्स इसमें होंगी, ठीक है, और 2.5 बिलियन इसके यहाँ पर सीड्स यहाँ पर होंगे, ठीक है। इंडिया के पास ऑलरेडी एक ऐसा इनिशिएटिव ऑलरेडी था, पर वो नेशनल लेवल पे था, उसको कहते हैं नेशनल जीन बैंक, ठीक है। पर इसके साथ इंडिया ने भी अपना एक सीड वर्ल्ड खोल दिया है जो है चांगला पे लद्दाख में, ठीक है ना। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन कैसे बनता है यहाँ पर। क्वेश्चन भाई साहब आपका ये कह रहा है कि ये जो सीड वॉल्ट है एंटार्क्टिका में नहीं जी, एंटार्क्टिका में नहीं है। इसके डिपॉजिटर अपने सीड्स को बाहर मतलब एक्सेस द्वारा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये एक वॉल्ट है जो प्रिजर्व करता है सीड को इन केस ऑफ ग्लोबल क्राइसिस, बिल्कुल सही बात। सेकंड एंड थर्ड ही आपका सही है यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहां से हम आगे चलते रहा।
अब आती है बात भाई ब्लैक प्लास्टिक के ऊपर। ब्लैक प्लास्टिक का क्या सीन है भाई, समझो। ब्लैक प्लास्टिक आपने देखी है, आपने कभी जोमेटो से या स्विगी से कुछ ऑर्डर किया है और उसमें जो खाने का बर्तन आया अगर वो ब्लैक रंग का आया है, वही ब्लैक प्लास्टिक है। हो क्या गया है कि जो ब्लैक प्लास्टिक है वो रिसाइकल प्लास्टिक से बनता है, और वो प्लास्टिक अगर आप मल्टीपल टाइम यूज करते हो अपने खाने में, तो आप अपने अंदर केमिकल्स को अंदर लेके जा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। तो इसी के पीछे न्यूज बनी थी एक कि अ स्टडी ऑफ ब्लैक प्लास्टिक प्रोडक्ट हाईलाइट देयर एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, कि भैया अगर एक इंसान ज्यादा ये केमिकल ले रहा है तो उसकी हेल्थ बहुत जल्दी खराब होगी और उसको दिखाई देगा, उसकी लाइफ स्पेन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस रिसाइकल वे में आपको कैडमियम, लेड, निकल, क्रोमियम, मरकरी जैसे जो एलिमेंट है आपके शरीर में जाएंगे, इसकी वजह से आपकी किडनी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, थायराइड, ये सारी चीजें की प्रॉब्लम हो सकती है। इनफैक्ट आपका दिमाग भी स्लो चलना काम करना शुरू करेगा, नॉर्मल फंक्शन से कम काम करेगा। क्वेश्चन देखिए जरा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, consider the following statement about the black plastic product. They are often made from the melted e-waste mixed with the food grade plastic. बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं है। The pigment used in the carbon black has been declared completely safe. नहीं, safe नहीं है, खतरनाक है। Toxic chemical in the black plastic can leach into food and poison health risk. बिल्कुल सही बात है। So 1 and 3 एकदम यहां पर सही है। आगे देखिए जरा, माउंट फेंटेल इथोपिया, देखो जरा माउंट फेंटेल इथोपिया क्या सीन है यहां पर इसकी कहानी। अब देखो भैया कहानी में आता है माउंट फेटेला जो कि इथोपिया में है आपका। अब देखो ऐसा सीन है यहां पर, एक मिनट, इथोपिया, हाँ जी, इथोपिया में ये आपका वॉल्केनो है। एक्चुअली न्यूज में बहुत ज्यादा आया है। क्या हुआ, जब वॉल्केनो फटने वाला होता है तो गैस रिलीज करता है, और वो गैस नॉर्मली रिलीज करता है वो होती है SO2, ठीक है ना। अब जब SO2 रिलीज करता है तो पता होता है यार कि अब लावा निकलने वाला है वगैरह वगैरह, ठीक है। बट यहां पर क्या हुआ, आपकी ना मीथेन गैस निकलनी शुरू हो गई, जो कि नॉर्मली नहीं होता, ठीक है। और वो बहुत छोटी मोटी थी, 58 मैट्रिक टन, मतलब इतनी ज्यादा थी कि आप समझो कि वहां पर गर्मी इतनी तेज से बढ़ गई, पूछो मत। और मीथेन में अगर आप गैस लगा दो बिल्कुल आपकी ऐसी ऐसी चाहिए जैसे LPG गैस हो, ठीक है ना। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि इसके चक्कर में पूरी दुनिया में न्यूज में बन गया। ऐसा क्यों? ऐसा होता है कि हमारी पूरी धरती पे जो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है वो तकरीबन CO2 और दूसरी गैस मीथेन गैस की वजह से बन रहा है, और मीथेन गैस का रोल है 11%। तो मीथेन गैस के निकलने से बड़ी दिक्कत आ गई। उम्मीद करी जा रही है कि वॉल्केनो रिलीज से CO2 SO2 निकलेगा या मैक्सिमम H2 निकलेगा, मीथेन निकलने का कोई चांस नहीं था। नाउ अब मीथेन अगर निकल रही होती है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये माना जाता है कि जो मैग्मा एक्टिविटी है, ठीक है ना, जो मैग्मा का जो मूवमेंट है वो अंडरग्राउंड में ही चल रहा है और उससे गैस रिवॉल्व हो रही है, जो अंदर मतलब छिप गई थी ना गैस, कभी जो कभी सड़े गले आदमी, इंसान, जानवरों के गैस कभी दबी रह गई थी, वो एकदम से पूरी फटके निकल रही है, ठीक है। अब आपका जो इथोपिया है वो यहां पर है, आपका ये अफ्रीका में वाली जगह है, यहां पर आपका ये इथोपिया बैठता है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वॉल्केनिक इवेंट एट माउंट फेंटाले। द वॉल्केनो एमिटेड एट द लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन, जो वॉल्केनो है उसने लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन निकाली है, जो कि अनयूजुअल है, बिल्कुल सही बात है। मीथेन ट्रैप्स मोर हीट देन कार्बन डाइऑक्साइड ओवर 100 years of period, बिल्कुल सही बात है। मीथेन रिलीज वाज कॉज्ड बाय द सरफेस मैग्मा एक्टिविटी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। मैग्मा के नीचे आपकी मीथेन फंसी हुई थी, वो वहां से निकली, मैग्मा का मूवमेंट जब होता है तब वो सरफेस मैग्मा मतलब ऊपर के मैग्मा का खाली मूवमेंट से नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर इज 1 and 2, ठीक है। आगे चलते जरा, अब आता है टी हॉर्स रॉड। टी हॉर्स रॉड होता क्या है? मेन रूट पास थ्रू यूनान। देखो पूरी कहानी समझो, बहुत कमाल की है। ऐसा होता था कि अगर मान लो आपको इंडिया के थ्रू चाइना जाना है, ठीक है, तो आपका एक तरीका है कि आप पहले इंडिया जाओ, फिर नेपाल जाओ, नेपाल से सिक्किम, सिक्किम से भूटान। इस पूरे रूट को कहा जाता था टी हॉर्स रोड, ठीक है। ये मेन रूट था, मेन रूट पास था जिसे कहते हैं यूनान, यूनान से पास होता है। दाली लिजांग एक जगह है, ठीक है,
वहां से पूरा पास होता है ये। अब मैं आपको पूरा ढंग से समझाता हूँ इसकी पूरी कहानी क्या है। अब देखो कहानी पूरी ऐसी है कि जो जगह आपके यहाँ पर दिख रही है डाली और लिजांग, डाली लिजांग चाइना का एकदम साउथ जोन पे आ जाता है ये, ठीक है। अब ये ना दुनिया मतलब आप लोगों ने सुना नहीं होगा, आपने सिर्फ सुना होगा सिल्क रोड को। अब सिल्क रोड तो बहुत फेमस है, ये वाली जो रोड है पक्की रोड नहीं थी, ये एक तरह से बने हुए कच्चे रास्ते की रोड थी जो कि हॉर्स की मदद से कवर किया जाता था, और स्पेशली टी के लिए कि जो यहां से जो पूरी चाइना में टी बनती थी वो इंडिया आती थी, इंडिया आने के बाद कोलकाता पे पहुंचने के बाद यहां से वाटर के थ्रू यूरोप तक जाया करती थी, ठीक है ना। ये पूरी इसकी कहानी है, क्लियर है? ओके, अब इसके बाद आप आगे देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। टांग डायनेस्टी ओरिजिनेट कहां हुआ था? टांग डायनेस्टी में ड्यूरिंग, ठीक है ना। इसमें क्या था, जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिनका नाम था यीजिंग, उन्होंने मेंशन किया है कि शुगर, टेक्सटाइल, राइस, नूडल भी तिब्बत और इंडिया के बीच में ट्रांसपोर्ट हुआ करता था, ठीक है ना। इस स्टेट में मेन फोकस जो था वो टी और हॉर्स पे सबसे ज्यादा था, बाकी गुड्स जो आपको बताया वो एक्स्ट्रा थे, ठीक है, ये बात याद रखना। दूसरी डायनेस्टी आप देखो 1618 से 907 के बाद, तो पहली हो गई। दूसरी जब ये डायनेस्टी खत्म हुई चाइना की, दूसरी थी सॉन्ग डायनेस्टी। ये वाला रूट सिर्फ दो ही डायनेस्टी में बहुत ज्यादा पॉपुलर था, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। ग्लोबल सी आइस कवर, ग्लोबल सी आइस कवर का भैया खेल समझो रहा, ऐसा है कि समर में बर्फ पिघलती है पर इस बार ज्यादा पिघल रही है। ऐसा हुआ था कि 15.76 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की जो बर्फ का रिकॉर्ड है वो बना कि इतनी बर्फ पिघल गई है, इस बार गर्मी ज्यादा पड़ी है। इससे पहले मानते थे कि सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी थी जब 15.93 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक की बर्फ पिघल गई थी 2023 में, पर उस रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया गया है, ठीक है। अब भाई ये बहुत ही सिंपल है, बचपन से तुम आगे आज तक पढ़ते आ रहे हो यार, गर्मी क्यों बढ़ रही है, वार्म एयर है, वार्म सी है, ठीक है ना, ये तो पता है, CO2 हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये सारे कारण है। बट तुम्हें समझना है कि कहां पर ये हमें एक्शन दिख रहा है। जैसे डिलेड इन आर्कटिक फ्रीजिंग, जो वार्म हडसन बे है कनाडा का, वो दिखा रहा है कि आइस फॉर्मेशन में टाइम लग रहा है, ठीक है ना। जो बैरन सी है नॉर्वे रशिया के बीच का, और बेरिंग सी है जहां पर अलास्का और रशिया का रीजन है, वहां पर दिक्कत दिख रही है, ठीक है ना। जो नॉर्वे वाला रीजन है वहां पर गरम गरम हल्की सी वार्मर एयर आपको महसूस हो रही है, और आइस आपको वहां पर दिख नहीं रही है इतनी। तो इस कारण से हमें पता लगा कि मेल्टिंग आइस कवर हो रहा है। चलिए अब जरा यहां पर क्वेश्चन देखिए, सी आइस फॉर्म फ्रॉम ओशन वाटर एंड फ्लोट्स इन अ पोलर रीजन। जो सी आइस है वो फॉर्म फ्रॉम ओशन वाटर, जो ओशन वाटर है उससे वो फॉर्म होती थी, एंड पोलर रीजन में वो रहती थी। एक बात वही कह रहा है, बिल्कुल सही बात है। सी आइस एंड आइसबर्ग्स आर द सेम बिकॉज बोथ आर लार्ज चंक ऑफ आइस। नहीं, आइसबर्ग अलग है, आइस सी आइस अलग चीज है। सी आइस क्या होती है, जो सतह पे रहती है, और आइसबर्ग क्या होती है, वो ऊपर से रहती है और एकदम नीचे तक जाती है। सी आइस लॉस कंट्रीब्यूट टू फास्टर ग्लोबल वार्मिंग। जी हाँ, अगर आप जल्दी जल्दी समुद्र की आइस को पिघलते हुए देख रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत तेजी से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आंसर में 1 और 3 इज द राइट आंसर। आगे देखिए जरा, अब आते हैं पॉइंट नीमो पे। पॉइंट नीमो क्या है? ऐसा हुआ कि 2 इंडियन नेवी वुमेन थी ऑफिसर, उन्होंने रिसेंटली क्रॉस किया है पॉइंट नीमो व्हाइल सर्कमनेविगेटिंग द ग्लोबल इन अ सेलबोट। एक नाव है छोटी सी, उस नाव के दम पे पूरी दुनिया घूमी है, ठीक है ना। और एक पॉइंट रखा है नेमो। नेमो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ है और एक पॉइंट रख दिया, इसका नाम रख दिया नेमो। तो आपने क्या किया, यहां से अपनी जर्नी शुरू करी और यहां से घूमकर आ गए, तो इस घूमने वाले पॉइंट को हमने क्या कह दिया, नेमो। ये पूरी कहानी है, ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट टू रीच पॉइंट नेमो, द स्पेनिश रिसर्च वेसल जिसका नाम हर्पेडीज है वाज फर्स्ट टू रीच पॉइंट नेमो इन 1999, पहला वो था। बट INS-V ट्रेनी ने सेल किया है, ठीक है ना, वहां तक। अब अगर तुम्हें पॉइंट नेमो समझना हो तो ऐसे समझो, एंटार्क्टिका मतलब साउथ पोल से इधर, साउथ अमेरिका से इधर की तरफ, और न्यूजीलैंड की तरफ इधर एक ऐसी जगह पड़ती है नेमो। इस नेमो वाली जगह पर कोई भी इंसान नहीं रहता, वहां पर आपको कोई देखने को भी नहीं मिलेगा, कोई मदद करने को नहीं मिलेगा, इसलिए इस पॉइंट पे आपका पहुंचना डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। अब देखिए जरा, 1999 में 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 1999 में
अब एक बात और समझो, अगर मान लो आप एक बार ना नीमो पॉइंट पे पहुंच गए तो आप इंसान से सबसे दूर हो जाओगे। बस अगर आपसे कोई सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होगा ना तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा, जो धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है। उससे ज्यादा आपके पास कोई भी नहीं होगा, आपके पास कोई इंसान नहीं होगा जिससे आप इंटरेक्ट करके मदद मांग लो अगर आप फंस गए वहां पर तो। अब जरा क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पॉइंट नीमो। इट इज द फारदेस्ट ओशन पॉइंट फ्रॉम एनी लैंडमास ऑन अर्थ। बिल्कुल सही बात है। दिस रीजन ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच, नहीं, यहाँ पर कोई न्यूट्रिएंट रिच नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं रहता, यहाँ पर कोई जानवर नहीं है। इट्स अ कॉमनली यूज एज स्पेसक्राफ्ट डंपिंग ग्राउंड। बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल सही है। पॉइंट नीमो को स्पेसक्राफ्ट सिमेट्री भी बोला जाता है। अगर कोई चीज काम नहीं कर रही है तो उसको वहां पे लाके पटक देते हैं कि भाई स्पेस में तुम यहां पर ही रहो, यहां पर कोई इंसान नहीं है, तुम यहां पड़े रहो। ठीक है, चलिए आगे देखिए जरा। सी ऑफ ऑक्सटोक, देखिए सी ऑफ ऑक्सटोक ना एक बड़ी कमाल की जगह है। देखिए अगर आप थोड़ा इस मैप में देखोगे तो आपको जापान दिखेगा, देख रहा है, ये यहाँ पर जापान है आपका, ठीक, और ये सी ऑफ ऑक्सटोक, और ये एकदम रशिया के नीचे वाले इलाके में। अब होता क्या है कि ये वाला जो एरिया है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जापान के लिए भी और रशिया के लिए, और दोनों आपस में लड़ते रहते हैं इसी चक्कर में। नाउ हुआ क्या कि इस वाले एरिया में रशिया का जो बॉम्बर प्लेन है वो देखा गया। इस चक्कर में जापान ने अपना एक फाइटर प्लेन भी उड़ा दिया, इस चक्कर में न्यूज में बना रहा। अब ये चीज इतनी न्यूज में बनने वाली बात क्यों है? ये जगह 6 महीने बर्फ में जमी रहती है और इसकी वजह से यहां पर पता लगाया गया कि कंटेन ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड होता है। ना केवल ये, यहाँ पर आपके पास मछलियां, क्रैब, सैल्मन जैसी फिशरी इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा है, मिलियंस की, ठीक है। और यहाँ पर ये इसमें एक जो जगह है जो नॉर्मली जहां पर आप जा सकते हो तमीज में, वो है कोरल आइलैंड, ठीक है, ओशो सी ऑफ ओस्टोक के अंदर है कोरल आइलैंड, वहां पर आप जा सकते हो। इस चक्कर में ये पूरी चीज नियरली न्यूज में बनी रही। इसमें खास बात क्या होता है, नवंबर से लेके मई तक यहाँ पर एकदम सब कुछ बंद होता है, कोई इंसान फिशरी भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। पर ये जियोपॉलिटिकली जगह बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर एक जगह एक पेनिनसुला पड़ता है जिसका नाम है ईस्ट कमाच का पेनिनसुला। ये यहाँ पर एक लैंडमास है जो और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो इस लैंडमास का मतलब इस पूरे ओशन का एक बड़ा मेगा पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो रशिया और जापान की दोनों की इस बात पे लड़ाई है कि ये जगह है किसकी और कौन रखेगा। तो दोनों में से कोई इस पे आता नहीं है। आज एक्टिविटी दिख गई थी तो न्यूज में बन गया। सी ऑफ ओस्टोक याद रखना, ये सी ऑफ ओस्टोक पैसिफिक आइलैंड के पास है। और देखो जो मैं आपको कुर्नेल आइलैंड बता रहा था ना, देखो ये कुर्नेल आइलैंड, ठीक है। चलिए, which of the following landform border the Sea of Oxto? Sakhalin Island, Kurilen Island, Kamchatka Peninsula या होपो आइलैंड? तो आंसर है 1 2 3 4। ये सारी जगह जो है सी ऑफ ओस्टोक के पास है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोबारा दिखाता हूं मैं आपको। सी ऑफ ओस्टोक के पास ये आपको सारी जगह मिलेंगी। देखो सकैलिन आइलैंड, ठीक है ना, मैकडन, कमाचका पेनिनसुला एंड आपका यहाँ पर मिट गया यहाँ पर कुर्लेन आइलैंड। क्या नाम है? कुर्लेन आइलैंड। यहाँ पर होगा यार कहीं और भी, मैंने इमेज बना रखी होगी। ये देखो कुर्लेन आइलैंड। तो ये पूरा का पूरा चारों जगह यहां पर ही है एकदम लगी हुई, ठीक है। चलो अगला देखें जरा, अगली न्यूज क्या है। अगला आता है भैया ईएलएस कॉटन। ईएलएस कॉटन ना एक स्पेशल टाइप का एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेबल कॉटन होता है। ये कॉटन इंडिया में अभी नहीं मिलता, ठीक है ना। हमारा जो कॉटन होता है थोड़ा सा इनसे इंफीरियर है, इसकी वजह से हमारा जो यूनियन बजट अनाउंस करता है कि 5 ईयर मिशन टू इंप्रूव द कॉटन प्रोडक्टिविटी। अगर मान लो हमसे बढ़िया कोई कॉटन दे रहा है तो इसका मतलब कि यार हमारी जगह गायब हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये वाला जो कॉटन है आपको सिर्फ 4 जगह मिलता है, चाइना, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, पेरू। तो ये जो शॉर्ट स्टेपल कॉटन है अगर हमें ग्रो करना है तो हमारे पास 3 से 4 रीजन है, जैसे महाराष्ट्र, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, ये जगह पर हमें इनको उगाना है और अपने लिए बेहतर बनाना पड़ेगा कॉटन को, अदरवाइज हमारे कॉटन को नहीं लेंगे। इनका जो कॉटन होता है वो 30 mm लॉन्ग होता है। कितना होता है? 30 mm लॉन्ग। अगर एक बार निकालोगे तो पूरा 30 mm का लॉन्ग कॉटन निकलता है। यहाँ पर देखो लिखा भी है यहाँ पर, ठीक है। सो ये हाई कॉटन प्राइस बनाने के लिए सरकार ने अपने लिए 5 साल का टारगेट प्लान बनाया है और इसलिए भैया इंडिया यहां पर आगे बढ़ाई है, ठीक है। अच्छा एक बात और, यहाँ पर मीडियम स्टेपल कॉटन जो है वो आपको पड़ेगा 7121 क्विंटल का।
सरकार कह रही है अगर आप लॉन्ग स्टेपल कॉटन उगाओगे तो हम आपको देंगे 7521, करीबन 400 रुपए का आगे मुनाफा देंगे 1 क्विंटल पे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो ये है भैया बात, ठीक है। चलिए अगर यहां पर आगे चलते रहा, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन। एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल के लिए कौन सी बात सही कही गई है? कॉटन वैरायटी विद द फाइबर लेंथ ऑफ ओवर 28.6 mm मेनली यूज्ड इन द लो क्वालिटी फैब्रिक। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लो क्वालिटी की बात नहीं है, यहाँ पर लेंथ की बात है कि लेंथ कितनी अच्छी है, एक बार में कितना कॉटन निकाला जा सकता है। कॉटन स्पीसीज ग्रोन ओनली इन एरिड रीजन, सूखे रीजन में नहीं। आपके पास अच्छा खासा पानी होना चाहिए तभी वहां पर आप उगा सकते हो। कॉटन वैरायटी विद द फाइबर लेंथ ऑफ अबव 30 mm यूज्ड फॉर प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक्स। बिल्कुल सही बात है, ज्यादा अच्छा प्रीमियम क्वालिटी माना जाता है, और क्योंकि एक बार में रेशम पूरा निकल रहा है तो क्वांटिटी भी ज्यादा आपको मिल रही है। कॉटन प्रोड्यूस यूजिंग अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फॉर पेस्ट रेजिस्टेंस। देखो इस कॉटन जो हमने अभी बात की थी, जो हमारा था क्या नाम है, ईएलएस। ईएलएस में ऐसा नहीं है कीड़े नहीं पड़ेंगे, कीड़े तो पड़ेंगे, ठीक है ना। इसमें कुछ जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं करा गया है। ईएलएस कॉटन की खास बात यह है बस वो लॉन्ग होता है, ठीक है ना। तो वो जल्दी आपको कम थोड़ा सा खरीदा है पर आपको लंबा मिल रहा है, तो इस चक्कर में यहां पर ज्यादा डिमांड इसकी बैठ जाती है, ठीक है। अब आते हैं पाइनएप्पल एक्सप्रेस एटमॉस्फेरिक रिवर फिनोमिना। देखो ये भैया क्या है यहाँ पर कहानी। चलिए भैया देखो पाइनएप्पल एक्सप्रेस के बारे में समझो रहा क्या है। ये एटमॉस्फेरिक रिवर फिनोमिना है जो हर साल ही ऑलमोस्ट देखने को मिलता है। देखो इसमें क्या होता है कि ये कैलिफोर्निया में देखा जाता है ये नॉर्मली, और इसके अंदर क्या होता है, जो हवाई एक जगह है आपका क्या नाम है, यूएस में ही एक आइलैंड है जो यूएस के पास है, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक फिनोमेना होता है, कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो ऐसा होता है कि ये एक बहुत ज्यादा बादल एक साथ आते हैं और इस वाले रीजन में खूब सारी बारिश करते हैं। अभी कितनी बारिश करते हैं ये 15 टाइम्स मोर ऑफ मिसिसिपी रिवर करते हैं। इतनी मिसिसिपी रिवर एक बार में पानी लेकर आती ना, उसके 15 गुना पानी ये भाई साहब लेकर आते हैं। कहां लेकर आते हैं? कैलिफोर्निया के अंदर लेकर आते हैं ये, ठीक है ना। क्योंकि ये जो हवाएं हैं हवाई से निकलती हैं, और हवाई जो है बहुत अच्छा रीजन माना जाता है पाइनएप्पल प्रोडक्शन का, तो इसलिए कहा जाता है पाइनएप्पल एक्सप्रेस आ रही है। हवाई से कैलिफोर्निया तक एक हवा आ रही है, उस हवा को नाम दिया गया है पाइनएप्पल एक्सप्रेस, ठीक है ना। तो ये बहुत पानी लेकर आता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ओशन करंट चैप्टर के लिए भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी से ये बिल्कुल आ सकता है ये, ठीक है ना। ओके ये हो गया सारी बात। अच्छा एक बात और, अगर आप यूएस को आपने देखा हो तो यूएस कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये होता है इसका वेस्ट कोस्ट, ये होता है इसका ईस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट में सारी हवाएं आके गिरती हैं, और वेस्ट कोस्ट में भी एक जगह है यहाँ पर कैलिफोर्निया पे ये सारी हवाएं आकर गिरती हैं, ठीक है ना। इतनी बारिश हो जाती है वहां पे। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पाइनएप्पल एक्सप्रेस कॉमनली एसोसिएटेड विद। पाइनएप्पल एक्सप्रेस किस चीज से एसोसिएटेड है? ये एक ओशन करंट है दैट वार्म्स द पैसिफिक ओशन ऑफ द यूएस। वार्म नहीं करती है, गलत बोला, वार्म नहीं बोलना चाहिए था। वॉल्केनिक इरप्शन पैटर्न नियर हवाई, नहीं, वॉल्केनिक इरप्शन से इसका कोई मतलब नहीं है। ये एक टाइप ऑफ एटमॉस्फेरिक रिवर बोला जाता है, कैरिंग अ मॉइस्ट एयर फ्रॉम द ट्रॉपिक्स ऑफ यूएस वेस्ट कोस्ट। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। ये एक तरह से इसको बोला जाता है कि हवा में बनी हुई एक रिवर है, क्योंकि मिसिसिपी रिवर जितना पानी लेकर आती है उसका 15 गुना पानी अपने साथ लेकर आती है एक बार में। सो सी इज द राइट आंसर। आगे चले जरा। अब आती है कहानी अरुक्का वैली की। अरुक्का वैली क्या है समझ लो भैया। अरुक्का वैली में एक महोत्सव होता है जिसे कहते हैं अरुक्का उत्सव, कॉमन नेम है चैली। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि अरुक्का उत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए आंध्र प्रदेश में। सो ये वाली जो जगह है उस टाइम टूरिज्म के लिए पूरी तरह से भरी हुई होती है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस समझनी है कि कॉफी बहुत अच्छी है, इसका जो इसकी कॉफी है एक ज्योग्राफिकल इंडिकेटर भी इसको मिल रखा है। जून से लेकर सितंबर के महीने में यहाँ पर बहुत कड़ी बारिश होती है, यहाँ पर रेनफॉल बहुत तेज हो रखी होती है, और दिसंबर से फरवरी तक अगर आप यहाँ पर जाओगे तो आपको 5 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। ये पार्ट है पूरे ईस्टर्न घाट का, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर रिच होती है। टीक बैम्बू मेडिकल प्लांट यहाँ पर आराम से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इंडियन बाइसन जिसे हम गौर भी कहते हैं, पिकॉक, लेपर्ड आपको आराम से देखने को मिलेंगे। आनंदगिरी और
क्या कहते हैं, सुनकरी मेटा बायोडाइवर्सिटी यहीं पर आपको देखने को मिलती है। पूरी जगह फ्लोरा फौना से भरी हुई है। आपको बहुत ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो आपने कहीं नहीं देखी होंगी। एक यहाँ पे एक हिल स्टेशन है जो आपकी शिमला की याद दिला देगा, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। सीनिक हिल स्टेशन इन ईस्टर्न घाट आंध्र प्रदेश। जो भी आप यहाँ पर ईस्टर्न घाट में पहाड़ों पे जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या मैं वादियों में आ गया हूँ। पहाड़ भी दिख रहे हैं, पेड़ भी दिख रहे हैं, बहुत ही प्यारा मौसम होता है। आप अगर शिमला गए हैं कभी तो शिमला जैसा आपको महसूस होगा। ठीक है, ये वाली जो जगह है जो हम अलूरा फेस्टिवल जहां बना रहे हैं वो आता है अलूरा सीतारामा रज्जू डिस्ट्रिक्ट में, इसे शॉर्ट में ASR भी बोल देते हैं। आंध्र प्रदेश में जब आप जाते हैं कई सारी जो सिटीज होती हैं उनको हम शॉर्ट में बोलते हैं, जैसे विशाखापट्टनम को बोलते हैं वाइजैक, तो यहाँ पर शॉर्ट में बोला जाता है। ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अरुका वैली इज आर करेक्ट। इट इज सीनिक हिल स्टेशन लोकेटेड एट द ईस्टर्न घाट ऑफ आंध्र प्रदेश। सही बात है। कॉफी जो है प्लांटेशन इन अरुका वैली हैव रिसीव अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इट इज अ मेजर टी प्रोड्यूसर, टी नहीं बस कॉफी बनती है यहां से। ठीक है, सही बात है। आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, देखो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी सीख लो क्या कहानी है। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, देखो भैया प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कहा कि यार देखो हमारे यहाँ ना बहुत बड़ी दिक्कत है कि हमारे पास वर्क फोर्स तो बहुत ज्यादा है बट उसको लेने को कोई तैयार नहीं है। तो उसके लिए क्या हुआ, 730+ डिस्ट्रिक्ट में 6 लाख एप्लीकेशंस को बुलाया गया जिससे वो इंटर्नशिप दे सके। इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस आपको 21 से 24 साल की एज में होना चाहिए, आपने 10-12 IT डिप्लोमा या डिग्री करी होनी चाहिए और आप फुल टाइम स्टडी अगर कर रहे हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, या फुल टाइम कहीं जॉब कर रहे हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मेन एम क्या है कि जो कंपनियां बार बार बोलती रहती है एक्सपीरियंस लाओ एक्सपीरियंस लाओ, एक्सपीरियंस आपको मिल जाए उसके बाद आप आराम से जॉब कर लो। ठीक है, इसमें आपको मंथली 5,000 का स्टाइपेंड मिलता है और एक बार का 6,000 रुपए का ग्रांट मिलता है अपने खर्चे को निपटाने के लिए। ठीक है, ये वो सेक्टर्स हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो अपनी इंटर्नशिप के लिए। ठीक है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऐसे गरीब अमीर का कोई सिस्टम नहीं है। विद रेफरेंस टू प्राइम मिनिस्टर डिफेंस इंटर्नशिप स्कीम, इनमें से कौन सी बातें सही बैठ रही है। द स्कीम इज लेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गलत। लेबर डिपार्टमेंट ये खोल रहा है, लेबर मिनिस्ट्री खोल रही है। इट ऑफर द इंटर्नशिप ओनली टू ग्रेजुएट फ्रॉम टेक्निकल, नहीं भैया कोई भी 10-12 ITI कोई भी। पार्टिसिपेंट रिसीव्ड बोथ मंथली स्टाइपेंड एंड वन टाइम ग्रांट, हाँ जी ये बात भी बिल्कुल सही है, ये उसको मिल रहा होता है। इसमें भाई ये आंसर गलत दे रखा है ये ना, अच्छा एक मिनट, सही तो बोल रहा हूं मैं, नहीं आंसर सही रखा है, बरोबर। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि ये लेबर मिनिस्ट्री कर रही है। ये स्टेटमेंट भी गलत है ये क्योंकि 10-12 ITI कोई भी कर सकता है, खाली ये वाली स्टेटमेंट सही है। तो यस, थर्ड इज द राइट आंसर। करंट अफेयर मेरी तरफ से आपकी अप्रैल की हो चुकी है। आपको सिंपल टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, CDS NDA दोनों में से कोई सा भी टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको फ्री टेस्ट को ऑप्शन, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। सिंपली बस टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके आपको सारी चीजें वहां पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना, मैं लेता हूं आपसे विदा, जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। PDF और टेस्ट के बारे में देखो भैया, PDF टेस्ट के सीन क्या है कि मैं आपको उसकी पूरी PDF दूंगा। PDF कहाँ दूंगा, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम NDA के लिए अलग है, CDS के लिए अलग है। ठीक है, अगर आपको टेलीग्राम ना मिले तो सिंपल गूगल पे जाना, गूगल पे जाकर सर्च करना NDA सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड टेलीग्राम, क्लियर है, ये लिखना। CDS वाले हो तो गूगल पे लिखना CDS सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड टेलीग्राम, तो आपको पूरा का पूरा टेलीग्राम मिल जाएगा। अब बात आती है टेस्ट कैसे मिलेगा, इसका आपको टेस्ट भी मिल जाएगा प्रॉपर आपके लिए। उसके पास ना आपको उसकी ऐप होनी चाहिए, हमारी सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की ऐप होनी चाहिए। टेस्ट एकदम फ्री है, टेस्ट आपको जाके मिलेगा यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करना, 3 डॉट्स में जाके फ्री मटेरियल में जाना। फ्री मटेरियल में जाकर आपके सामने होंगे डॉक्यूमेंट, वीडियो, टेस्ट। डॉक्यूमेंट में आपको करंट अफेयर की डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में मिल जाएगा। टेस्ट में आपको चैप्टर वाइज, ना केवल करंट अफेयर का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सबके टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप मुझे 1 साल दे दो, सिर्फ 1 साल, मैं आपको वादा कर रहा हूं, मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराकर उस कॉन्फिडेंस पे खड़ा कर दूंगा कि आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि आप मुझे एक बार अपना यकीन दे दो, 1 साल दे दो मुझे बस, मैं आपका एग्जाम निकलवा दूंगा। भाई CDS वालों से मैं वादा कर रहा हूं, CAPF भी निकलवा दूंगा,
एफकेट भी निकलवा दूंगा, आईबी भी निकलवा दूंगा, ठीक है ना, कोस्ट गार्ड भी निकलवा दूंगा। बस आपको मुझे अपना 1 साल देना है। 1 साल में मैं आपके बस 3 बार रिवीजन करा दूं पूरे सिलेबस का, मैं आपका पेपर निकलवा दूंगा। प्लीज मुझे 1 साल दीजिए, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं। अगर आपको लगे नहीं मुझे सिर्फ आपसे सिर्फ एक सब्जेक्ट करना है, पॉलिटी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, खाली जीके पढ़नी है या खाली मैथ्स रीजनिंग पढ़नी है, तो मैं आपको ये भी वादा करता हूं कि आप एक सब्जेक्ट मुझसे पढ़ो और आप किसी और सब्जेक्ट की भी डाउट मुझसे पूछ लो, मैं आपको बिल्कुल करा दूंगा। ठीक है, याद रखना कि मैं आपको 1 to 1 मिलता हूं। नॉर्मली किसी भी पीडब्ल्यू में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में टीचर आपको 1 to 1 नहीं मिलता, यहां पर मैं आपको 1 to 1 मिलता हूं वीडियो कॉल के थ्रू। आप मुझसे 1 to 1 बात कर सकते हो, कोई और बच्चा नहीं होगा, सिर्फ आप और मैं बैठ के काम करेंगे सपने पे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर और मेक श्योर कमेंट बहुत करना भाई, कमेंट चाहिए मुझे कि भैया वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो में दम है तो बताओ यार, मेरे लिए जितने व्यूज हो मुझे उतने ही कमेंट चाहिए। अगर एक व्यू आ रहा है तो मुझे कमेंट चाहिए कि यार वीडियो थी कैसी, क्योंकि कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, व्यूज मुझे मोटिवेशन नहीं देते कि अगली वीडियो बनानी कि नहीं बनानी। तो प्लीज मेक श्योर अपने कमेंट्स देके बताओ ये वीडियो कैसी लगी। आई लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।